Good morning, friends. I am D.G. Sharma. I welcome you all to this CA Intermediate classes at D.G. Sharma's classes, CAPS. I congratulate you on your grand success in the CA Foundation examination. आप सबने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, बट आगे जो आपके सामने अभी मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने है. तो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल कि आप उसको भी इतनी ही अच्छे से आसानी से अचीव कर सके. पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. छोटा सा इसलिए क्योंकि मेरे बारे में ज़्यादा कुछ बताने जैसा है भी नहीं. आई एम D.G. शर्मा, देवेंद्र शर्मा. I have done CA, ICWA जिसको अपन अब CMA बोलते हैं, एंड CS कंपनी सेक्रेटरी. ये तीनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पूरे किए. ऑफ कोर्स बीकॉम तो है ही, और बीकॉम है नागपुर यूनिवर्सिटी से. ठीक है. आई एम इन्वॉल्व इन टीचिंग since 1988. 31-32 years हो गए टीचिंग करते हुए. I qualified as a CA in 1986. 1986 में मैं CA बन गया था. CA बनने के पहले टीचिंग नहीं करता था. CA के बनने के बाद से टीचिंग शुरू किया था. ICWA या CMA 1987 में कंप्लीट किया था. जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय सबसे पहले बड़ा एंथुजियाज्म था कि भी CA करना है. इनफैक्ट मैंने 10th के बाद पहली बार CA वर्ड सुना था, क्योंकि मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है. तो CA वर्ड पहली बार मैंने 10th क्लास का जब रिजल्ट आया था तो अपने टीचर लोगों से मिल रहे थे, परसेंटेज थोड़ा अच्छा ही था. तो एक टीचर ने पूछा कि भी क्या करोगे अभी. मैंने बोला सर मैडम कॉमर्स ज्वाइन करेंगे. तो उन्होंने बोला कि हाँ कॉमर्स में CA कर सकते आप. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड CA. फुल फॉर्म नहीं मालूम था, फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था, पर इतना कि हाँ CA बोल रहे हैं ना, कुछ बड़ा कुछ होगा. जब 11th में एडमिशन लिया GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 11th क्लास में, तो उस समय वहाँ 11th 12th के लिए यानी जूनियर कॉलेज के लिए इलेक्शन नहीं होते थे. वो जो स्टूडेंट यूनियन के होते ना, वो इलेक्शन नहीं होते थे. 11th 12th के लिए वो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है वो बच्चों के ऐसी इंटरव्यू लेके, तो उसमें वो जो हाई परसेंटेज वाले बच्चे रहते उनका इंटरव्यू लेते. तो अपना भी नंबर था वहाँ पे, अपन भी बैठे थे वहाँ पे. अब GS कॉलेज यानी कॉमर्स में एटलीस्ट एट दैट टाइम तो सबसे मेन था. तो नेचुरल सब बढ़िया होशियार बच्चे वहीं रहते थे. तो जब उन लोगों से पूछा जा रहा था कि भी आपका एम क्या है, एम्बिशन क्या है, तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे या उनके एल्डर ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. तो नेचुरल उनको तो बढ़िया आइडिया थी, तो बड़े ताव में बोलते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट. तब पता चला कि CA का फुल फॉर्म क्या है. बराबर. फिर क्योंकि उसमें लगा कि करना चाहिए, कुछ करना है, तो CA शुरू कर दिया. 12th के बाद हम लोगों के समय में एंट्रेंस होती थी, जैसे आप लोगों के समय भी ये CA फाउंडेशन आपने पास किया, हमारे समय में CA एंट्रेंस थी. CA एंट्रेंस पास करके इमीडिएटली आर्टिकलशिप शुरू होती थी. आप लोगों के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ रहा है आपको. हमारे समय में इमीडिएट आर्टिकलशिप शुरू होती थी. तो आर्टिकलशिप शुरू कर दिए, साथ में बीकॉम चल रहा था. जैसे ही बीकॉम कंप्लीट होते आया तो मैंने ICWA शुरू कर दिया.
तो यानी 2 कोर्स, क्यों? कुछ भी मालूम नहीं था, बट ऐसा था कि सीए तो बहुत है, तो अपने में कुछ अलग होना, तो इसलिए CWA भी करना शुरू कर दो, तो इसलिए CA CWA चल। जब CA कंप्लीट हो गया, ICWA चालू था, तो ऐसा लगा यार CA और ICWA भी बहुत है, क्योंकि उस समय मैं बॉम्बे में था, तो ऐसा था कि CA ICWA भी तो बहुत है, तो अपन कुछ और, तो इसलिए फिर CS भी शुरू कर दिया। मतलब बस ऐसे ही कैजुअली, उसका क्या फायदा होगा क्या होगा कुछ नहीं था, कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसलिए वो शुरू कर दिया। CS मेरा ख्याल से मेरा 1992 वगैरह में कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हो गया था तो टाइम नहीं मिलता था, तो 1992 में मैंने CS कंप्लीट किया। 1988 से जब मैंने टीचिंग शुरू की, तो उस समय यानी हमारे समय में एंट्रेंस था, और बीच के पीरियड में फिर से एंट्रेंस बंद हो गया था, तो तब बच्चों लोगों को ग्रेजुएशन के बाद सीधा इंटरमीडिएट आना था, तो उस समय हमने CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल पढ़ाना शुरू किया। 88 में CA इंटरमीडिएट और फाइनल से पढ़ाना शुरू किया। आई यूज टू टीच एट, मतलब अभी के हिसाब से बोलेंगे तो फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन फिर से शुरू हुआ 1992 वगैरह से, 1992 से फिर से शुरू हुआ, तो तब से हम लोग ये तीनों लेवल में मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने में शुरू से इंटरेस्टेड रहा, आज भी मुझे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाने का इंटरेस्ट भी नहीं है, और ऐसा लगता शायद मैं उसके कैपेबल भी नहीं हूँ, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को होल्ड करके रखना, उनका ध्यान अपने तरफ कैच करके रखना, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, और वो अपने में नहीं है। इसलिए अपन ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके करिकुलम का, आपके कोर्स का बैकबोन है, बेस है। तो बट नेचुरल है, आपको हंसी मजाक किए बगैर ही मैं ये कन्विंस कर सकता हूं कि भाई आपको अगर कुछ बनना है लाइफ में तो ये सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बराबर है। आपको उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा महसूस होगा कि बाय नेचर आपको उस पर ध्यान देना ही है। मेरे को आपको अपने तरफ कंसंट्रेट कराने की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट ही आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं शुरू से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने में रहा। मुझे खुद को, मतलब मेरा जो करियर है, मतलब आप बोलोगे मैंने एग्जाम जो पास किए, इसको आसानी से पास करने के पीछे सबसे बड़ा अगर सपोर्ट था तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आई वॉज गुड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो मुझे आसानी से चीजें समझ में आ जाती थी। मैं पढ़ता था ऐसे ही। आई हैव नॉट डन एनी राइटिंग वर्क आफ्टर 12th क्लास। 12th क्लास के बाद में मेरी पूरी पढ़ाई जो हुई है, 12th के बाद पूरी पढ़ाई है, जितनी पढ़ाई की मैं किताब से ऐसे पढ़ के करता था। अकाउंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस और भी टेक्निकल पेपर थे। आई हैव नेवर सॉल्व्ड इवन ए सिंगल प्रॉब्लम इन नोटबुक। जरूरत पड़ी तो रफ में ऐसी वर्किंग करके देख लेने का बस। वाई? बिकॉज आई अंडरस्टूड इट। मेरे को सब्जेक्ट समझ में आ रहा था, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। पढ़ते चले जाओ, समझ में आ जाता था। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आपका इतना काम आसान हो जाता है। तो जब मैं एग्जाम देता था, इतना मालूम था कि भाई एग्जाम बहुत टफ होती है सीए की, सुन के रखा था। मेरे फादर स्कूल टीचर थे, और बड़े ही मुझे, मेरे फादर का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा, उनके नेचर का। एक ही क्वालिटी मिसिंग है उनकी मेरे में, जो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, कि मेरे फादर हर बहुत इंटरेक्टिव थे, किसी से भी बात कर सकते थे। छोटा बच्चा आएगा तो उससे भी उस हिसाब से बात करेंगे, और उनसे बड़े आएंगे तो उनसे ही बात करेंगे। ही वॉज वेरी इंटरेक्टिव, किसी भी पर्सन से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो क्वालिटी मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ खड़े होके बोल सकता हूँ। पर्सनल लेवल में मेरा जो कन्वर्सेशन रहता है बड़ा लिमिटेड रहता है। किसी अनजान पर्सन से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता। जितनी बात वो करेगा उतने का मैं रिस्पॉन्स तो दे दूंगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होता। तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि भी सीए की एग्ज़ाम बड़ी टफ है, अपन ने अपना काम करने का, कोई चिंता नहीं करने का कि पास होते कि नहीं होते। एंड ही यूज्ड टू गिव मी सम एग्जाम्पल। वो बताएंगे, देख फलाना, मैं नाम नहीं ले सकता आपके सामने, कि वो देख फलाना जो है ना, उसको 10 साल लगे बोले सीए बनने के लिए। तो मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि मैं भी 10 साल में बनूं,
पर वो मुझे दिमाग से टेंशन हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई टेंस होके अगर तुम पढ़ाई करोगे, हर समय चिंता करोगे कि नहीं मेरे को अब भी पास होना ही है, तो आप अननेसेसरली प्रेशर में रहोगे। तो इसलिए वो उनकी बातें रहती थी कि भाई एग्जाम तो टफ है, अपन अपनी ड्यूटी करो, अपना जो काम है वो अपन पूरा करो, ईमानदारी से करो। तो मैंने ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बदौलत, एग्जाम जब मैं देता था मुझे मालूम रहता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आई यूज टू ऑलवेज गेट 70 to 90 के बीच में आसानी से नंबर मिल जाते थे, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर कोई ट्यूशन के, एज इट इज पढ़े हुए। तो एग्रीगेट की कभी चिंता ही नहीं होती थी, सिर्फ चिंता होती थी कि जो थ्योरी पेपर है उसमें मिनिमम नंबर मिल जाना चाहिए। अब सोचो आपके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूं, आप लोग तो बढ़िया मेरिट के स्टूडेंट हो, मेरिट की एम्बिशन रखते हो। हम तो सिर्फ क्या करते थे, पास हो जाना है बस, उसी से खुश। पास हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत खुश, बराबर। तो प्रैक्टिकल पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे मालूम रहता था, थ्योरी में अगर मिनिमम मिल गए तो अपनी नैया पार। और थ्योरी में चिंता इसलिए रहती थी, नंबर 1 मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो इंग्लिश का बड़ा डर लगता था, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे तो सही लिख रहे कि नहीं, ग्रामर का सही यूज कर रहे कि नहीं। और दूसरा मैं मेमोराइज नहीं करता था, तो भाई मेमोराइज करता नहीं था, अपने मन से लिखता था। और इंग्लिश अच्छी थी नहीं, क्योंकि 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो डर लगता था कि अपन जो कुछ लिखेंगे उसको वैल्यूअर कैसे व्यू करेगा, कैसे नंबर मिलेंगे। बट थ्योरी में मिल गए मिनिमम, तो अपने को मालूम था कि अपने को पास होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने एक एक ग्रुप करके पास किया, इसलिए मेरिट का तो कोई चक्कर रहता नहीं, क्योंकि मेरिट के लिए आपको दोनों ग्रुप एक साथ करना पड़ता है, बराबर। तो आपको मेरिट के एम्बिशंस रखना है, बहुत अच्छी बात है। हमने नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मत करो, बराबर। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो अपने पास प्रेसिडेंट थे, उनकी बातें याद रखो, ड्रीम हाई, क्योंकि जब आप ऊंचे एम्बिशन रखोगे तो उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करोगे। अगर एम्बिशन ही छोटे बना दोगे तो शायद फिर आप उतने एफर्ट्स नहीं करोगे। हमारे समय डर बैठ गया था मन में कि बहुत टफ एग्जाम है, बराबर, उतना गाइडेंस नहीं था। आपके सामने रोल मॉडल्स है, पवन सारडा जैसे, जो ऑल थ्रू आउट रैंकर्स है ना, तो उनसे आप मिलते हो, उनको देखते हो तो नेचुरल। हमारे सामने ऐसा रोल मॉडल नहीं था, नहीं तो हम भी शायद सोचते कि नहीं अपन भी कोशिश करो मेरिट में आने की, है ना। आपके सामने ऐसे रोल मॉडल है तो आप उनसे इंस्पायर होके डेफिनेटली बेटर कर सकते हो, हमसे बेटर। तो मैं शुरू से अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट और फाइनल में कॉस्टिंग, एफएम, तो ये मैंने 1988 से पढ़ाए हुए हैं, ये मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग एक बात हुई, कल मेरे ऑफिस के कोई ने मुझे बताया कि भी ये मटेरियल में जो फाउंड यूज किया है, तो बोले किसी ने कमेंट किया कि फाउंड अच्छा नहीं लग रहा करके। अब बताइए, आपको सब्जेक्ट समझना है कि ये नोट्स आपके लिए फॉन्ट या फॉन्ट साइज या इससे कोई खास फर्क पड़ता है। और ये फॉन्ट मेरे जो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में पहले से पढ़ाता था, तो जब नोट्स बनाने के लिए बैठा अभी, क्योंकि मैं शुरू से अपने नोट्स से पढ़ाता रहा, मैंने कभी किताब से नहीं पढ़ाया, हमेशा से अपने नोट्स से पढ़ाया, बराबर। तो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल था, और वो फॉन्ट साइज जो था, आप देखना बाद में, अभी आपको मिलेगा, अभी मिला नहीं है शायद आपको, तो वो ज़्यादा नेचुरल हैंड राइटिंग टाइप का थोड़ा लगता है। इसीलिए मैंने, मेरे स्टाफ ने बोला भी कि सर मैं फॉन्ट बदल दूं क्या, मैंने बोला नहीं, यही फॉन्ट रहने दे, ये थोड़ा सा नेचुरल लगता है। तो आप अकाउंट्स के मेरे मटेरियल में देखेंगे उसका फॉन्ट अलग दिखेगा, इसका फॉन्ट अलग दिखेगा आपको, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल कितना अच्छा होना चाहिए, मैं चाहूं तो इसको कलर्ड बना दूं, मेरे मटेरियल कलर्ड दे देने से आपको कॉस्टिंग अच्छा आ जाएगा क्या? क्या जरूरत है इसमें, है ना। ये दिखावे से, ताम झाम से थोड़ा अपने को बचना चाहिए, हटना चाहिए। कोई बड़े चार्ट वार्ट वाला सब्जेक्ट हो तो वहां हो सकता है कि भी कलरिंग करने से कुछ थोड़ा इंप्रेशन अलग पड़े, कोई फायदा हो आपको। अकाउंट, कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये पूरा खेल है ना अंडरस्टैंडिंग का है। नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, पूरी चीज कवर करना चाहिए, तो आपको हमारे नोट्स में सब कुछ मिलेगा। सिंप्लीफाइड होना चाहिए जितना पॉसिबल है,
आपको हमारी लैंग्वेज में मिलेगा बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल। और असल चीज रहती है कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, बराबर। ये नोट्स आपके लिए सपोर्ट है, ये आपकी मदद के लिए। तो इसके फॉन्ट और ये, इससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ने में इनकन्वीनियंट हो तो आप जरूर बोलना चाहिए कि सर ये तो पढ़ने में बराबर नहीं आ रहा फॉन्ट, या साइज बहुत छोटा है तो भाई बहुत तकलीफ हो रही पढ़ने में, ताकि हम कम से कम चलो आगे, अभी नहीं अगले बार उसको बदल सकते करके। बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मेरे पास भी एक कॉपी है, इसमें फॉन्ट मुझे तो अच्छा लगा, इसीलिए मैंने फॉन्ट रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नेचुरल टिप लगता है वो प्रिंटिंग का। ठीक है, चलिए, मेरे को ध्यान आया इसलिए मैंने कमेंट कर दिया। तो ये 3 सब्जेक्ट मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं। आई हैव रिटन बुक्स ऑल्सो, जो टैक्समैन ने पब्लिश की, जो कि ऑल इंडिया पब्लिशर है टैक्समैन। इन्होंने मेरी ऑलमोस्ट मोर देन 10 बुक्स पब्लिश की होंगी। अकाउंट्स एट ऑल लेवल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन कारो, टैक्स ऑडिट। कुछ बुक्स मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी लिखी, जो सेठ पब्लिशर्स है मुंबई के, इन्होंने पब्लिश किया। ये नागपुर यूनिवर्सिटी की बुक्स। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा टैक्समैन से रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं अब बुक नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि टाइम उतना अवेलेबल नहीं रहता है, और बुक लिखने में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे ये नोट्स में अगर कुछ गलती भी रहेगी तो आई एम नॉट टेंस, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कोई बताएगा सर यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं करेक्शन करा सकता हूँ, बराबर। बट बुक थर्ड पार्टी के पास चली जाती है, स्टूडेंट अननोन है, वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ ये बुक पढ़ रहा है। अब इसमें कोई चीज़ गलत हो गई, कोई एरर रह गए, खास करके प्रिंटिंग एरर हो जाते हैं, कैलकुलेशन के एरर हो जाते हैं, तो वो अपने दिमाग को फिर वो अच्छा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, मन खराब हो जाता है। किसी के पास से कोई मैसेज आ गया कि सर ये एरर है, गलती है, तो बड़ा डिस्टर्ब फील करता हूँ। इसीलिए मैंने फिर टैक्समैन से रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको कोई और को ऑथर मिले तो आप मेरी बुक को आगे चलाओ। तो कुछ कुछ को ऑथर उन्होंने जोड़े हैं, बट मैं खुद होके अब उसमें लिख नहीं पाऊंगा। मेरी वीडियोस भी पहले टैक्समैन ने पब्लिश किए थे, अभी मेरी खुद की वेबसाइट भी है, उसके थ्रू ये वीडियोस भी, क्योंकि आजकल ऐसा है, पहले था सिर्फ क्लासरूम टीचिंग पे रिस्ट्रिक्टेड थे, अब आजकल पूरा ग्लोबलाइजेशन वाला ज़माना है, टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो समय के साथ अपने आप को बदलना जरूरी होता है, इसलिए हमने भी वीडियोस वगैरह उसके इशू किए। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में बस इतना सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपकी अभी ग्रुप 1 सिर्फ करना कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों करना, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसकी बात अपन अकाउंट्स की क्लास में करेंगे। फिलहाल ये सब्जेक्ट जो है आपका नया सब्जेक्ट है कॉस्टिंग का, तो अपन इसकी बात करेंगे, अपन इसी पे डायरेक्टली आ जाएंगे, बराबर। आपके इस पेपर का नाम तो मालूम है आपको, क्या नाम है इसका? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह आपके सब्जेक्ट का पेपर का नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अपन यहीं से बात करेंगे, अपन यहीं से शुरुआत करते हैं। और मैं आपको थोड़ा देर मतलब मे बी 1-1.5 घंटे में पूरा कॉस्टिंग का ओवरव्यू दे दूंगा, बराबर। क्योंकि मेरी जो पढ़ाने के बारे में सोच है, मेरी जो फिलॉसफी है टीचिंग की, कि जो भी चीज आपको पढ़ना है, खास करके क्योंकि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, और एक्सपर्ट का मतलब होता है उसको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसकी कमांड होना चाहिए, तब तो प्रोफेशनल बनेगा ना। उसको काम चलाऊ पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम पास करना है, ये उसका टारगेट नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट्स पे आपको आगे काम करना है। तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है मतलब आपको उसको पूरे डेप्थ से पढ़ना है। पर किसी भी चीज को डेप्थ में पढ़ने के यानी डिटेल में पढ़ने के लिए पहले
अगर आप एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ आइडिया, बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, कि एक ग्लांस में देखा एग्जैक्टली क्या है, तो पहले एक छोटा सा आइडिया ले लेंगे हम पूरे सब्जेक्ट का, और फिर उसके एक एक चैप्टर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अपन अकाउंट्स में कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन पहले अकाउंट का, फिर उसके बाद अपन एक एक उसके चैप्टर डिटेल में पढ़ते हैं। तो वैसी कॉस्टिंग तो आपके लिए, जैसे जब आप सीए में इंटरमीडिएट लेवल में आते हो, तो आप में से सभी ने अकाउंट तो पढ़ा ही है, इवन जो साइंस वाला भी था उसने भी फाउंडेशन में अकाउंट पढ़ लिया, तो आप सभी अकाउंट सब्जेक्ट से फैमिलियर हो, लेकिन कॉस्टिंग शायद आपने पहले पढ़ा ना हो। तो ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बराबर। अपन अपने सब्जेक्ट्स को जनरली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल। अब ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अपन काय के बेसिस पे बोलते हैं, तो एक होता है कि जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कैलकुलेशन वाले, बराबर, उनको अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल है। जिनमें आपको टेक्स्ट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखो, ये लिखो, उसको आप बोलते हो थ्योरी सब्जेक्ट है। और दूसरा एक एंगल होता है कि जो आगे जाके आपको यूज करना है रियल लाइफ में, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बराबर, वो आपके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये जो मैंने अभी 3 सब्जेक्ट आपको रेफर किए, जो मैं पढ़ाता रहा हूं, अकाउंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये दोनों एंगल से प्रैक्टिकल है, ये दोनों एंगल से प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में आपको इसी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, बराबर, आपको इस फील्ड में आगे काम करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो भी, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बन के काम करना चाहोगे तो भी, बराबर। तो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट कहलाते हो, अकाउंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिकल है ये। और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें सब में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेटेज जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। मे बी 80 से 90% पेपर प्रैक्टिकल नेचर का रहेगा। शॉर्ट नोट्स वगैरह वो जो रहेंगे 10 से 20 नंबर ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स को पूरा समझ लिया हुआ है तो थ्योरी भी उसी पे पूछते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरा समझा हुआ है तो उसके थ्योरेटिकल नेचर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको आप अपने मन से लिख सकते हो। अलग से याद करने की भी ऐसा कोई जरूरत नहीं रहती है। किताब पढ़ लिया आपने, मोर देन सफिशिएंट है, बराबर। आप फिर अपने आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो अगर आपने उसको समझा हुआ है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कभी भी समझ के पढ़ना चाहिए। समझ के पढ़ने में शुरू में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि नेचुरल है, खास करके नई चीज है। तो शुरू में कोई चीज एक बार में समझ में आ सकती है, कोई चीज नहीं भी समझ में आएगी, थोड़ा टाइम लेगी। तो इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में समझने के लिए शुरू में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार आप वो सब्जेक्ट समझने लगे तो आपका आगे का जो काम रहता है वो इतना आसान हो जाता है, इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इंटरमीडिएट में जो कुछ पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो फाइनल में कॉस्टिंग फिर से आपको कोर्स में रहेगा और बहुत एडवांस लेवल का रहेगा, समझ रहे, और एडवांस लेवल का रहेगा। तो आपने इंटरमीडिएट में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इंटरमीडिएट में तो आपको फायदा होगा ही, बट इसका और ज्यादा फायदा आपको सीए फाइनल में होगा। और इतना ही नहीं, जब रियल लाइफ में आप काम करोगे तो आपको कभी ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि भी मेरे को कोई काम समझ में नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, फिर बाद में मैं इस पे आगे बढ़ता हूं, कि आपके इस सब्जेक्ट में एक एरिया होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है रियल लाइफ के हिसाब से भी। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप देखोगे, अपन बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे वो चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते। मैंने खुद ने जब सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा था, तो सीए, क्योंकि मैं याद तो करता नहीं था, पढ़ता था सिर्फ, वो भी सिर्फ किताब से पढ़ता रहता था, तो सीए इंटरमीडिएट में मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंफ्यूज करता था। मतलब आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को समझ गया है करके, कंफ्यूजन रहता था, जरा टेंशन रहता था। बट जब मैं सीए फाइनल में पढ़ने लगा, क्योंकि मैंने याद तो किया नहीं था, सीए फाइनल में फिर कोशिश किया, फिर समझ में आने लगा, फिर वो बराबर क्लियर होने लगा। तो इसका मतलब आप अगर वो समझने की कोशिश चालू रखोगे तो आपको वो शुरू में नहीं भी समझा तो थोड़े एफर्ट्स करने के बाद वो समझ में आने लगता है। अब सोचिए
कि मेरे को वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फाइनल में समझ में आने लगा था, इसलिए मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझा के पढ़ा के दूंगा। आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप फॉर्मूला बना सकते हो। उसके नाम में ही मीनिंग छुपा होता है, नाम में, सिर्फ उसके नाम से फॉर्मूला तैयार होता है, उसको याद करने की जरूरत क्या है, बराबर। अब सोच के देखिए, आपने सीए की पढ़ाई की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले सब याद कर लिए, पास भी हो गए, सीए बन गए, इंटरव्यू के लिए गए, और वो इंटरव्यू में जो आपके इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं ना, वो एक से एक घाघ लोग रहते हैं, मतलब ऐसे धुरंधर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बराबर। न सिर्फ बिजनेस का एक्सपीरियंस है बल्कि लोगों को हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस है। और आप क्योंकि अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दोगे प्रोफेशनल बनने के बाद, तो एक इंटरव्यू लेगा ऐसा नहीं है, 4-5 बैठे रहेंगे, एक इधर से क्वेश्चन करेगा तो दूसरा इधर से। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपका लेवल किस टाइप का है, बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, इसका बेस क्या बना हुआ है। तो अगर उसमें से किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम है, जैसा नाम सुनोगे ना आप, तो आपके मन में घबराहट होंगी कि अरे अपन ने तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अपने को तो आता ही नहीं, अपने मन में डर बैठ जाता है, अपने को तो आता ही नहीं। तो ऐसे से तो आपका इंटरव्यू वहीं खत्म, समझ रहे हैं। तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीज को नंबर 1 छोड़ना नहीं चाहिए, नंबर 2 उसको याद करने के बजाय समझ के पढ़ो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपका काम आसान होता जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल। तो हम कॉस्टिंग को भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। अकाउंट्स का वो स्लोगन आपको ख्याल होगा जो अपनी किताब में लिखा है, इसमें भी आपको मिलेगा, डू नॉट मेमोराइज एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसके लिए तो और ज्यादा उसका यूज है। अकाउंट्स में तो फिर भी सेट रूल्स रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो आपके लिए पैरामीटर फिक्स कर देता है, आपको वैसे ही करना है। कई जगह कंपनी लॉ बीच में आ जाता है, वो आपको बोलता है कि वैसे ही करना है। मतलब अकाउंट्स में तो फिर भी रूल्स है, पैरामीटर्स है, आपको उसके अंदर काम करना है। कॉस्टिंग तो ओपन सब्जेक्ट है, ये तो मैनेजमेंट की मदद के लिए है, डिसीजन मेकिंग के लिए है, बराबर। तो बट नेचुरल है, इसमें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितना आप समझोगे उतना आप उसको पढ़ाई में भी, सीए की एग्जाम में अपन बोलते पेपर बड़े टफ रहते। अभी फाउंडेशन में तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आया होगा, अगर आप अपने 12वीं से कंपेयर करोगे, 12th से कंपेयर करोगे, तो आपको लगेगा कि अरे नहीं, सीए की फाउंडेशन की पेपर काफी टफ लगेंगे। लेकिन अभी आप इंटरमीडिएट के पेपर देखोगे तो और उसमें ट्विस्ट रहता है, क्वेश्चन पूछने वाला चीजों को बदल बदल के दे देता है। तो अगर आपको चीज समझी होगी, अगर वो चीज आपको समझी होगी, तो आप आसानी से वेरिएशन को, उसके जो अपन बोलेंगे ट्रिक्स है, उसमें जो उसने एम्बिग्यूटी डाल दिया है, उसने जो आपके लिए कंफ्यूजन, डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश किया है, उसको आप टैकल कर लोगे, उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे, अगर वो आपको समझा है तो। पर आपने याद कर लिया है, आपने याद किया। याद करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके कंप्यूटर में कोई चीज आप सेव करके रख लेते हो, जो नाम से आपकी फाइल सेव हुई है, आप उस नाम में थोड़ा भी बदल के अगर कंप्यूटर में ट्राई करो, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। करता है क्या डिटेक्ट? मेमोराइजिंग वैसी है। मेमोराइजिंग यानी आपने यहां पे एक एक फाइल नाम से चीज को फिट कर दिया। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, क्वेश्चन पूछने वाले ने एग्जैक्ट वही नाम यूज किया, तो आप अपनी मेमोरी में से रिट्राइव करके लिख लोगे, बराबर। लेकिन उसने, क्वेश्चन पूछने वाले ने फाइल नाम थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि कॉमर्स में नामों में बहुत वेरिएशन पॉसिबल होता है, एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो उसने थोड़ा अलग ढंग से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, तो आपकी मेमोरी उसको रिट्राइव ही नहीं कर पाएगी, लिंक ही नहीं कर पाएगी। पूछा जो उसने वो आपको मालूम है, लेकिन नाम बदल दिया तो आप लिंक ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए समझ के पढ़ने से आपको बहुत एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा फिर, और जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है ना, उसमें बहुत आसान होते जाती है डे बाय डे। और अगर समझे नहीं तो अपन थोड़ा सा उससे डिटेच होते जाते, दूर होते जाते, अरे यार
जैसे वो सब्जेक्ट का नाम लिया तो अपना मूड थोड़ा सा ये हो जाता है। तो इससे तो आप वो सब्जेक्ट को फिर कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, कभी भी आपकी उसके ऊपर ग्रिप नहीं आएगी, है ना। इसीलिए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ ये है शुरुआत करेंगे तो शुरू में थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप बिल्कुल समझ सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके समझने के बियॉन्ड वाली चीजें है। तो अपन इस नाम पे से ही आगे बढ़ते हैं कि आपका ये पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें से सबसे पहला वर्ड आ जाता है कॉस्ट। इसी से कनेक्टेड वर्ड है कॉस्टिंग, फिर इसी पे है कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर ये आपका लास्ट वर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैं कॉस्ट वर्ड से बात करना शुरू करूंगा, बराबर, कि अपना सब्जेक्ट ही उससे कनेक्टेड है। कि कॉस्ट यानी क्या? किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज के लिए आपने जो कुछ खर्च किया, वॉट एवर यू स्पेंड फॉर समथिंग, मतलब कॉस्ट किसी ना किसी चीज की निकालोगे आप, बराबर। कॉस्ट काय की कॉस्ट, काय की कॉस्ट निकालना, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालते हो आप। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी वो गुड्स या सर्विस जिसकी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो। तो कॉस्ट का मतलब किसी भी चीज के लिए, किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए आपने जो कुछ खर्च किया वो उसकी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सीए की पढ़ाई के लिए अभी ट्यूशन फीस भरी, आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी सीए की कोचिंग की कॉस्ट क्या है, बराबर। तो आप ये सर्विसेज ले रहे हो, उसकी कॉस्ट आप, अब उसकी कॉस्ट में अलग अलग लेवल हो जाते हैं। पहली कॉस्ट तो आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है, मैं फिगर ऐसे ही बोलूंगा अंदाज से, ठीक है, मुझे कोई फिगर तो याद रहते नहीं, अपनी मेमोरी बोले तो 0। तो भाई मान लो कि भाई आपने सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए अभी 1 लाख रुपए फीस भरी हुई है, दोनों ग्रुप मिला के। तो आप बोलोगे कि भाई 1 लाख रुपए मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की कॉस्ट है। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर, 1 लाख तो फीस भरा, लेकिन मेरे को अब इसके लिए नोटबुक लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो भी तो मेरे को पढ़ाई के लिए जरूरत है ना। तो मान लो कि 10,000 रुपए का और मटेरियल वगैरह मेरे को लेना पड़ रहा है, तो मतलब मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 1,10,000। फिर तीसरा कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर, मैं यहाँ सुबेरे सुबेरे काय के लिए आ रहा, ये क्लास की वजह से आ रहा, नहीं तो काय को आता था मैं यहाँ, तो मेरे को मेरे घर से आने जाने का खर्चा भी तो लग रहा ना। तो अगर ये क्लास 6 महीने चलेगी तो भाई 6 महीने मेरे को मान लो कि भी 15,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा। तो मतलब वो बोलेगा कि भी मेरे लिए तो कॉस्ट कितनी हो गई? 1,25,000। मतलब कॉस्ट के अलग अलग डिस्क्रिप्शन होते। आप कौन सी कॉस्ट लेना चाहते, किस लेवल तक की कॉस्ट देखना चाहते, वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपन करते हैं। इसीलिए अपन जब पढ़ेंगे तो अपन कॉस्ट के पूरे एनालिसिस पढ़ते, पूरा ब्रेकअप पढ़ते, पूरा डिटेल पढ़ते। कॉस्ट यानी एक फिगर नहीं निकालना है, कॉस्ट विथ ऑल ब्रेकअप निकालना है, ताकि मैं उसको अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकूं, बराबर। तो कॉस्ट का मतलब क्या है कि किसी भी गुड सर्विस, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, काय की कॉस्ट निकाल रहे आप, तो उस चीज के लिए ये डेस्क बेंच जिस पे आप बैठे हो, बराबर, तो अब ये डेस्क बेंच की कॉस्ट निकालना है। तो अब ये डेस्क बेंच में आप देख सकते हो कि इसमें लोहा भी लगा है, फ्रेम, इसमें लकड़ी भी लगी है, इसमें माइका भी लगा हुआ है, प्लाईवुड है, माइका है, बराबर। तो अब ये हम कॉस्ट निकालते समय इसमें कितने डिटेल चाहते हैं, किस लेवल तक की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, बराबर। तो दैट ऑल वी विल स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला शब्द कॉस्ट। कॉस्ट यानी क्या? किसी भी चीज के लिए आपने जो कुछ खर्च किया, जो कुछ आपने खर्च किया। तो आगे अपन देखेंगे कि कभी कभी जो आपने खर्च नहीं भी किया उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। तो कभी कभी क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भाई कोई खर्चा मुझे इसलिए नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बिल्डिंग मेरी खुद की है,
तो हम अभी अब कॉस्ट जो थी ट्यूशन की आपके लिए निकाला था, अब हम हमारे लिए निकाल रहे हैं कि हम ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं तो इसकी कॉस्ट हमको कितनी पड़ रही है ना। तो अब ये जगह मेरी है तो किराया नहीं लगेगा, बट अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं, अगर मैं रियल में देखना चाहता हूं कि मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है, तो मुझे रेंट पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए ना। तो मैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, मैं अपनी कंपैरिजन करने के लिए रेंट को भी पकड़ूंगा। जैसा रेंट कोई और को लग रहा होगा वैसे मैं भी काउंट करूंगा। तो वो क्या है, मेरा एक्चुअल खर्चा नहीं है, नोशनल है। तो अपने को नोशनल कॉस्ट भी, मतलब जो रियल में खर्चा नहीं हुआ पर वो भी हमको कॉस्टिंग में इंक्लूड करना है। तो खैर अपन अभी नोशनल पे ज्यादा नहीं बात करते, अपन अभी नॉर्मल की जो हमने खर्च किया। तो कॉस्ट यानी किसी भी चीज के लिए हमने जो कुछ खर्च किया वो उसकी कॉस्ट है। कॉस्टिंग यानी पूरी प्रोसेस, उस कॉस्ट को असरटेन करने की, कॉस्ट को पता करने की, कॉस्ट को निकालने की, कैलकुलेट करने की पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो कॉस्ट अपन निकाल रहे हैं, ये जो कॉस्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको अगर अपन ने फॉर्मल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख के रखा, रिकॉर्डिंग करके रखा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट की अकाउंटिंग। तो अपन ब्रॉडली पढ़ते समय 3 टाइप की अकाउंटिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको ख्याल होगा फाउंडेशन में भी ये तीनों शब्द का मतलब आपको बताया हुआ था, है ना। तो अभी उसमें से आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, यानी उसका फॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने का जो तरीका है, मैकेनिज्म है, उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अपने पढ़ाई के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एज सच लिमिटेड है, वो ज्यादा नहीं है। बाकी प्रोसेस यानी कॉस्ट में क्या लेना, कैसे एनालिसिस करना, वो सब जो चीजें हैं वो अपने लिए ज्यादा काम की है, वो अपने को ज्यादा पढ़ना है। मैं आपको ये बेसिक अभी पढ़ाते पढ़ाते आपके पूरे चैप्टर इससे लिंक कर दूंगा, यानी मैं आपको आज ही बता दूंगा कि आपके कोर्स में जितनी चीज है वो मैंने यहां आपको एक रफ आइडिया दे दिया, फिर बाद में अपन उसकी डिटेल पढ़ाई करते जाएंगे। कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया, कॉस्टिंग समझ में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं होती, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई बुक्स नहीं, पर नाम दिया है उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट कौन होता है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, चला रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बराबर है, कंट्रोल कर रहा है, यानी जो टॉप लेवल के लोग हैं, अपन बोल सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मामले में, बराबर। पार्टनरशिप होगी तो पार्टनर लोग, वो जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बराबर, उनको बिजनेस चलाने के लिए टाइम टू टाइम डिसीजंस लेते रहना पड़ता है, और वो डिसीजंस प्रोवाइड करना ये अकाउंटिंग के सिस्टम का रोल होता है। वो इंफॉर्मेशन कहां से आएंगी, फाइनेंशियल अकाउंट बुक से भी आएंगी, वो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट बुक से भी आएंगी, और ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है, ताकि मैनेजमेंट उसके ऊपर से अपना व्यू बना सके, डिसीजन ले सके। तो इस सिस्टम को, यानी ये जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है बेसिकली, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बराबर है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया, अब वही इंफॉर्मेशन है, कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, जैसे आपने फाउंडेशन वगैरह में मेमोरेंडम अकाउंट पढ़ा है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा नहीं है पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो रिकॉर्ड भी है, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो आप अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी मदद से मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली हमको यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग से ज्यादा ध्यान देने का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बस कॉस्टिंग आ गई, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, तो अब उसी पे से धीरे धीरे आपको जजमेंट आने लगेगा कि भाई मैनेजमेंट के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है। मैनेजमेंट को सब डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल,
आपने मैनेजमेंट को डेटर्स की पूरी लिस्ट दे दी, ये देखो भैया इससे 500 रुपए लेना है, इससे 50,000 रुपए लेना है, इससे 1 लाख, किसी का ड्यू भी नहीं हुआ है, किसी का 1 महीना ओवर ड्यू हो गया है, एंड सो ऑन। बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिस्ट से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले एक एक को फोन करके बोलने वाले क्या कि भैया पैसे नहीं भी भरे तुमने अभी तक, भेजो करके, है ना? ये डिटेल लिस्ट किसके काम की है? वो जो सेल्स वाला होगा, जिसको कलेक्शन करना है, जिसको फॉलो अप करना है, उसके काम का है। तो मैनेजमेंट को आप क्या करोगे? वो डेटर की एक ब्रीफ एनालिसिस करके कि भाई हमारे डेटर इतने लाख के हैं, उसमें से इतने ओवर ड्यू है, इतने पीरियड से ओवर ड्यू है, ताकि मैनेजमेंट उस पर वो बात कर सकता है कि भाई ये ओवर ड्यू क्यों है, वो उस पर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, बराबर। कुछ पॉलिसी बना सकता है कि भाई इसमें कैश डिस्काउंट कितना देने का ताकि लोग टाइम पे, एंड सो ऑन। मतलब ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे कि मैनेजमेंट इमीडिएटली एक्शंस ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है, बराबर। तो वो थोड़ा सा हायर लेवल की हो जाती है। तो जब आप फाइनल लेवल में पढ़ते हो तो और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो। इंटरमीडिएट लेवल में आप ये प्रोसेस पढ़ रहे हो, सब कॉस्टिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे होती है, सब डाटा कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सब पढ़ोगे आप। अब इसका डिसीजन मेकिंग में फिर यूज जो है वो थोड़ा सा फाइनल लेवल में ज्यादा रहता है, अभी के लेवल में बहुत थोड़ा थोड़ा सा रोल रहता है। तो अपन ने बोला कॉस्ट यानी किसी भी चीज के लिए आप जो कुछ खर्च करते हो, किसी भी चीज, वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकता है, बराबर। वो कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मैं पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना चाहता हूँ। वो पूरी एक्टिविटी हो सकती है कि हम हमारी टीचिंग की कॉस्ट निकालना चाहते हैं कि भाई टीचिंग में कितना खर्चा हो रहा है हमारा, बराबर। तो कॉस्ट तो किसी भी चीज की निकाली जा सकती है जिसमें भी आपको खर्च करना पड़ता है, उसकी आप कॉस्ट निकाल सकते हो। तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, बराबर। अब जैसे अपने को मान लो कि भाई डेस्क बेंच की कॉस्ट निकालना है, तो भाई डेस्क बेंच की कॉस्ट मैं पर डेस्क बेंच निकालूंगा, एक एक डेस्क बेंच, बराबर। अब मान लो कि भाई हमारा कोई ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है, शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है, तो बताइए ऑयल को, शैम्पू को मैं पर नंबर में कॉस्टिंग कर सकता क्या? पर नंबर बोलूंगा तो समझेगा नहीं, पर उसको मैं अगर बोलूंगा पर लीटर तो समझ में आ जाएगा। किसी चीज को अपन वेट में मेजर करते हैं तो अपन बोलेंगे पर केजी कॉस्ट निकाल के बताओ, बराबर। कोई फ्रूट्स में अपन डील कर रहे होंगे तो अपन बोलेंगे भाई पर केजी कॉस्ट निकालो, क्योंकि मेरे को तो उसको केजी में बेचना है ना। आज कुछ फ्रूट्स रहते जो केजी में नहीं बिकते, एटलीस्ट अपने रीजन में, कहीं और बिकते भी होंगे, जैसे बनाना, केला। कभी वो मार्केट में बोलता क्या इतने रुपए केजी है करके? नहीं बोलता, है ना। वो बोलता डजन्स में। तो आप उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? पर डजन, बराबर। तो इसका मतलब आप जब कॉस्ट निकालोगे किसी चीज की तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, उसी को अपन बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग होती है, बराबर। तो वो कॉस्ट यूनिट डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रोडक्ट का। बट सिंपल इक्वेशन क्या है? मार्केट में उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, डील करना है, बराबर। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये कोई शोकेस में सजा के रखने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है, बराबर। तो कमर्शियल दुनिया जैसे इसको यूज करती होगी वैसे ही अपने को बात करना है। अभी कमर्शियल दुनिया में जैसे मैंने बोला एग्जांपल, वो बनाना बिकता है डजन्स में और अपन ने कॉस्टिंग की है केजीज में, कोई मतलब है उसका? कोई यूटिलिटी है उसकी? नहीं। तो इसका मतलब कॉस्ट यूनिट काय पे डिपेंड करती है? उस प्रोडक्ट के नेचर पे, जैसे मार्केट उसको हैंडल करता है, जैसे मार्केट उसको डील करता है, उसके हिसाब से आपको उसकी कॉस्ट निकालने का है। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट कैन बी नंबर्स, कैन बी केजीज, कैन बी लीटर्स, कैन बी टन्स। अब जो छोटा डीलर होगा वो कॉस्ट पर केजी निकालता है किसी चीज की, बट जो होलसेल में डील करता हूँ उसको केजी में काम ही नहीं करना है, बराबर है। तो वो बोलेगा टन्स में कॉस्ट निकालूंगा करके, है ना। तो कॉस्ट यूनिट आपका जो लेवल ऑफ बिजनेस है, आप उस मार्केट सेगमेंट में जिस लेवल में काम कर रहे होंगे उसको ध्यान में रख के आप सिलेक्ट करोगे कि वो कॉस्ट यूनिट ऐसी होना चाहिए जो आपके काम में आए। एज इट इज निकाल के रखने का तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो यूज करने का है, बराबर। फिर आप उसमें कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी देखोगे।
अब फॉर एग्जाम्पल टैक्सी को देखो और बस को देख लो। टैक्सी में आप अकेले बैठे तो भी टैक्सी वाला पूरे टैक्सी का भाड़ा लेता, आपसे किराया लेता है ना। तो आप दो बैठोगे तो भी उतना ही किराया लेगा, वो मीटर के हिसाब से जो आ रहा होगा। या कैपेसिटी 4 की है, 4 बैठोगे तो भी उतना ही लेगा। बस में ऐसा रहता क्या कि आप अकेले बैठे तो कंडक्टर बोलेगा भैया देखो तुम अकेले बैठे, पूरे बस का किराया तुम्हारे से, बोलता है क्या? ऐसा नहीं। तो अब जब मेरे को, अगर सपोज मैं वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहा हूं, तो मेरे को जो बस की टिकट फिक्स करना है, प्राइस कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं पर बस पर किलोमीटर अगर कैलकुलेट करूंगा कि एक बस को 1 किलोमीटर चलाने के लिए कितना खर्चा लगता है, अरे तो पर उसका क्या यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को तो पैसेंजर लोगों को चार्ज करना है, और पैसेंजर को तो मेरे को एक एक पैसेंजर को चार्ज करना है। अपन बाद में डिटेल पढ़ेंगे, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा ताकि आपको लगे कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना काम का है और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी आपको ऐसे दूंगा जो आपके करीब हो, जिसको आप आसानी से समझ सके। अब मैं कोई केमिकल ABCD XYZ की बात करूंगा तो मेरे को मालूम है वो केमिकल का कोई नेचर, ना आपको मालूम है क्या मतलब है उसमें। बट अभी देखो ये बस को आप आसानी से समझ सकते हो। तो इसका मतलब मैं वहां पर जब कॉस्टिंग करूंगा, मैं पैसेंजर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर 1 किलोमीटर मेरी बस में ट्रेवल करता है तो मेरे को कितना खर्चा पड़ता है, समझ रहे? तो इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, क्योंकि इसमें पैसेंजर और किलोमीटर दो चीजें आ गई, बराबर। ट्रक में अगर अपन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो भाई कोई पर्सन को अपना मान लो कि भाई 5 टन माल ले जाना है ट्रक में, जबकि ट्रक की कैपेसिटी है मान लो कि 20 टन की, तो बट नेचुरल है बाकी 15 टन के लिए आप दूसरे का भी माल रख सकते हो ट्रक में, बराबर। तो आपको उसको जब प्राइस बताना है कि भाई कितना किराया लगेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने टन मटेरियल है, तो इसलिए आप अपनी कॉस्टिंग कैसे करोगे? टन किलोमीटर, कि 1 टन मटेरियल 1 किलोमीटर कैरी करने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगता है, बराबर है। तो इसका मतलब हमको ये कॉस्ट यूनिट जो है अपनी जरूरत को ध्यान में रख के फिक्स करना पड़ता है, जिसको कि हम यूज कर सके। वो सिंपल कॉस्ट यूनिट भी होती है या वो कंपोजिट टाइप की कॉस्ट यूनिट भी होती है। इस सब्जेक्ट के यूजेस क्या है? तो अगर हम बोले तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है, कॉस्ट निकालने का पर्पस क्या है, यूज क्या है? क्योंकि कोई भी चीज कमर्शियल दुनिया में जब होती है ना, वो विदाउट पर्पस नहीं होती है। कमर्शियल दुनिया बगैर वजह के, बगैर रीजन के कुछ नहीं करता है। तो अगर कॉस्ट पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, तो इसका भी यूज होता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज या रोल जो है वो प्राइस फिक्सेशन के लिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप गुड्स बेच रहे हो, तो उसकी कीमत आपको निकालना पड़ेगा कि क्या करूं। अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो आपको उसकी कीमत निकालना पड़ेगा कि आप सर्विसेज का क्या चार्ज करोगे। तो इसका मतलब प्राइसिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट, और भी यूजेस है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, अलग अलग टाइप के डिसीजन में, बराबर। लेकिन एक जो सिंपल यूज है वो है प्राइस फिक्स करने का। किसी भी चीज का प्राइस फिक्स करने के लिए हमको एक कॉस्ट डाटा काम में आता है। तो अगर आप कॉस्ट सही निकालोगे, प्रॉपर निकालोगे, अभी सही क्या गलत क्या अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर उसके कॉन्सिक्वेंस जरा सोच के देखो। अगर आपने कॉस्ट अंडर एस्टिमेट कर दिया, कम कैलकुलेट किया, तो बट नेचुरल आप कॉस्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करोगे कि भाई मेरी कॉस्ट इतनी पड़ रही, इतना मेरा प्रॉफिट ऐड किया तो इतने में बेचूंगा। अब आपने कॉस्ट ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, जो भी आपकी गलतियां हुई इस सिस्टम को, इस सब्जेक्ट को ठीक से ना समझने की वजह से, तो आपने कॉस्ट कम कैलकुलेट कर लिया, प्राइस कम होगा, आसानी से बिक जाएगा, पर कमाई होगी क्या, प्रॉफिट होगा क्या? बिजनेस करने के पीछे कमर्शियल दुनिया में जो कोई लोग इन्वॉल्व है, उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आपने कॉस्टिंग कम निकाली, प्राइस कम कैलकुलेट कर लिया, प्राइस कम कैलकुलेट करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट आसानी से खरीदेंगे, आपको दुआएं भी देंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे से ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन हो सकता है क्या? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है, नहीं तो कब तक चैरिटी थोड़ा कर रहे हैं अपन, बिजनेस कर रहे हैं, है ना।
अब सोचो कि आपने कॉस्टिंग में ध्यान नहीं दिया ठीक से, ओवर कॉस्टिंग कर दिया आपने, कॉस्ट ज्यादा निकाल लिया। अब कॉस्ट ज्यादा निकालोगे तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा प्राइस में बेचने जाओगे, अब गलती आपने की है, आपके कॉम्पिटिटर ने तो गलती नहीं की है ना, उसने तो बराबर प्राइस निकाला होगा मार्केट में, तो आपका प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने गलती से खरीद भी लिया, आप पे विश्वास करता था, आपसे खरीद लिया, जब उसको पता चलेगा कि आपने तो बहुत महंगा बेच दिया, भले ही आपके इंटेंशन गलत नहीं थे, और आपसे अकाउंटिंग गलत हुई, कैलकुलेशन गलत हुआ, आपको समझा नहीं उसके प्रिंसिपल, आपको कॉस्ट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो प्रिंसिपल ठीक से समझे नहीं, इसलिए आपने ओवर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया और इसलिए प्राइस ज्यादा। आप सोच के देखो, उसने महंगे खरीद लिया तो दोबारा आपके दुकान में आएगा क्या? आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा वो? इसका मतलब आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब होगा। तो कम कॉस्ट करोगे तो माल तो बिकेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो बिकेगा नहीं, और गलती से बिका तो और नाम खराब करके जाएगा। इसका मतलब हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रॉपर कॉस्ट निकलना चाहिए, सही कॉस्ट निकलना चाहिए। और फिर जब आगे थोड़ा और आगे पढ़ोगे, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको जो जरूरत है वो कॉस्ट निकालते आना चाहिए, जितना उस डिसीजन के लिए रिलेवेंट है वो कॉस्ट निकालते आना चाहिए, बराबर। इसीलिए इस सब्जेक्ट की अपने को पूरी बारीकी से डिटेल्स में पढ़ने का है। तो इसके यूजेस में अभी के लिए आप सबसे सिंपल यूज ध्यान में रख सकते हो, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, बराबर। तो मैं कॉस्ट निकालूंगा तभी तो मेरा दिमाग में आइडिया बनेगी कि मेरी कॉस्ट इतनी, अब इसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी मेरा टारगेट हो, डिजायर हो, रिक्वायरमेंट हो, वो ऐड करूंगा तो मेरा प्राइस निकलेगा कि भी इतना प्राइस मैंने चार्ज करना चाहिए, बराबर। तो जैसे अब हमको फीस फिक्स करना है तो भाई हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई हमको क्या क्या खर्चे लगेंगे, कितने खर्चे लगेंगे, और फिर हमको अपने लिए कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, उसको ध्यान में रख के फैकल्टीज के लिए, सबके लिए, बराबर। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा ब्रेड एंड बटर यहीं से आता है, बराबर। हमारी अगर रेवेन्यू की कोई दूसरी एक्टिविटी होती तो हम बोलते चलो हम चैरिटी में ऐसी पढ़ाते करके, है ना, लेकिन यही हमारी कोर एक्टिविटी है, हमारी इकोनॉमिक अर्निंग की एक्टिविटी यही है, तो हमको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम कॉस्ट निकालेंगे, उसमें अपना जो भी प्रॉफिट या रेम्युनरेशन है वो ऐड करेंगे, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई हमको क्या फीस स्टूडेंट को चार्ज करना है। उसके लिए सोच के देखो कि हमको ये भी तो अंदाज लगाना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट हमारे पास रहने के चांस है ना। अंदाज लगाए बगैर हमको कैसे निकलेगा, क्योंकि हमने रेंट तो निकाल लिया, वो तो आसानी से पता चल जाएगा कितना रेंट दे रहे, लेकिन यही क्लासरूम में अगर बच्चे कम रहेंगे तो हमारे लिए कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, बराबर। तो ये सब चीज को ध्यान में रख के हमको डिसाइड करना पड़ेगा प्राइसिंग। तो वही आप एक यूज को ध्यान में रख सकते हो। अभी जिसने ये डेस्क बेंच बनाया, उसने बना के बेचने के लिए बनाया ना, तो उसको भी तो इसका प्राइस निकालना पड़ेगा। अपन उसके दुकान में जाएंगे, बराबर है, तो वो बोलता क्या कि आप बताओ प्राइस कितने में लेते करके, बोलता क्या? नहीं, पहले तो उसी को बताना पड़ेगा ना। तो भाई वो प्राइस कैसे बताएगा? तो वो कॉस्ट निकालेगा कि उसको कितने में पड़ा ये टेबल, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, तब जाके वो बोल पाएगा कि भाई दिस इज द प्राइस, बराबर। तो ये जो कॉस्ट वर्ड था, मैं इधर ही लिखता हूं थोड़ा, चलो इधर। ये कॉस्ट वर्ड जो था कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किए, वॉट एवर यू हैव स्पेंड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ खर्च किया, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किए, इसको अपन दो टाइप में डिवाइड करेंगे। लॉसेस, आपके पास से कुछ गया, खर्च हुआ, पर उसके बदले में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉस। उसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉस हो गया हमारा। एक्सपेंडिचर, आपके पास से यहां भी कुछ गया, पर इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स, कुछ तो मिला, तो उसको अपन बोलते हैं हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर।
तो एक्सपेंडिचर और लॉस में क्या फर्क है कि जिसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट मिला वो एक्सपेंडिचर है, और जहां आपका कुछ गया पर कोई बेनिफिट नहीं मिला उसको अपन बोलेंगे लॉस है। तो भाई अपन ने मटेरियल खरीदा तो पैसा तो उसके लिए भी लगा, पर वो मटेरियल को अब अपन यूज करेंगे। अपन ने वर्कर को, लेबर को पेमेंट किया, पैसा तो वहां पे भी लगा, लेकिन उसके बदले में अपने को उसने काम करके दिया, सर्विसेज दिया, बराबर। लेकिन मान लो कि भी अपने यहां से कोई चीज चोरी चले गई, अब उसका कोई बेनिफिट मिला क्या अपने को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉस हुआ। तो एक्सपेंडिचर और लॉस सबसे पहले। अब इसमें से लॉस को पहले निपटा देते हैं। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस बोला मतलब जो बाय चांस, बाय एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब जो होना नहीं चाहिए। बाय नेचर क्या है उसका, होना नहीं चाहिए, बट कभी हो जाता है। जैसे आग लग गई, अब उसमें हमारे गुड्स जल गए, हमारे एसेट डिस्ट्रॉय हो गए, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल नेचर का लॉस। अब जब आप बिजनेस कर रहे हो, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो कभी ऐसे एबनॉर्मल लॉस भी होते हैं। तो आपकी वैल्यूएबल चीज यहां पर भी गई आपके पास से, बट इसको अगर आप अपने कॉस्ट में इंक्लूड कर लोगे तो नतीजा वही होगा जो अभी मैंने बताया, ओवर कॉस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि हर एक के फैक्ट्री में आग नहीं लगी है ना, अपने फैक्ट्री में आग लगी, अपन ने उसका भी इफेक्ट कॉस्ट में ले लिया, तो ओवर कॉस्ट हो जाएगा। ओवर कॉस्ट के नतीजे भी आपको मैंने बताया है ना। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉसेस को नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इनको हम कॉस्ट में नहीं लेते, बराबर। दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। चार्ज्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी अपन कॉस्टिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां जो प्रॉफिट लॉस है उसको अपन बोलते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। तो कॉस्टिंग P&L में उसको चार्ज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, उसको अपन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात। अब आ जाते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मल है, मतलब जिसके होने पे कोई आश्चर्य नहीं होता, मतलब वो उस टाइप के बिजनेस में इनहेरेंट है, वो उसका हिस्सा है, वो हो गई। अगर आप वो बिजनेस करोगे तो उसमें वो लॉस तो हो गई, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल लॉस है। इसका मतलब वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। सिंपल सा एग्जांपल कि आप पेरिशेबल आइटम में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स में बिजनेस कर रहे हो, तो बताइए कि वेजिटेबल फ्रूट्स जब आप खरीदोगे और उसके बाद बेचने, कुछ तो गैप पड़ेगी, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, तो इसमें थोड़े ना थोड़े वेजिटेबल फ्रूट तो खराब होते कि नहीं होते। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल लॉस। अब अगर आप नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर दोगे तो आपकी अंडर कॉस्टिंग होंगी, कॉस्ट कम कैलकुलेट होंगी। कॉस्ट कम कैलकुलेट होंगी तो माल तो बिक जाएगा, बट कमाई होने वाली नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, ये तो होता ही है, उसका पार्ट है। तो इसलिए इसका इफेक्ट अपने कॉस्ट में आना चाहिए। तो अभी अपन आगे इसको ऐड करेंगे, तो नॉर्मल लॉस विल बी पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट, ये हमारे कॉस्ट का हिस्सा है। अभी जो एक्सपेंडिचर हमने किए, खर्चे जो किए, इनको अपन 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, कॉस्टिंग, बराबर है। टर्म कहां के आ रहे हैं अभी, ये सब अकाउंट्स में आपके पढ़े हुए हैं, क्योंकि खर्चा तो वही है ना बिजनेस में। इसी खर्चे को अपन ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था, अब यही खर्चे को अपन कॉस्टिंग में देख रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट मतलब व्हाट यू स्पेंड, आप जो कुछ खर्च करते हो आपकी क्या है, कॉस्ट। तो अब उसमें एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट, जिसकी सर्विसेज, जिसका यूज उस एक पीरियड में एंजॉयड हो जाता है, रिसीव्ड हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा है, ये आपका कॉस्ट का पार्ट है, बराबर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप फिर से दो टुकड़े करते हो, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन बोलोगे, डेप्रिशिएशन बोलोगे, राइट ऑफ बोलोगे, बराबर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो जाता है, और उस एसेट की मदद से ही तो आप ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर है ना। उस एसेट की भी एक यूजफुल लाइफ है, उसके बाद वो एसेट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको उस एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिक तरीके से कॉस्ट में इंक्लूड करना है, नहीं करोगे तो अंडर कॉस्टिंग होने वाली है, बराबर है ना, क्योंकि बगैर उस एसेट के तो आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब उसका भी इफेक्ट आपके कॉस्ट के कैलकुलेशन में आना चाहिए। उसी के लिए आप उसको उसकी पूरी लाइफ पे एलोकेट करते हो, अपोर्शन करते हो, जिसको आप बोलते हो डेप्रिशिएशन, बराबर। तो ये डेप्रिशिएशन मेरे कॉस्ट का आइटम है। अब बचा हुआ जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस, वैसे ये प्रीपेड, तो ये दोनों को आप क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, बराबर। एसेट का जितना पार्ट बचा, प्रीपेड खर्चे, क्योंकि ये प्रीपेड मतलब इसका बेनिफिट नेक्स्ट पीरियड में मिलने वाला है। खर्चा कर दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, उसकी जो सर्विसेज है, वो कब मिलने वाली है, नेक्स्ट पीरियड में। मतलब अभी के लिए वो कॉस्ट में आना नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर में आएगा वो। तो आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, बराबर। अब ये देखिए अपने पास ये जो तीन आइटम आ गए, ये तीन, बराबर, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में ये तीन चीजें आती है। नॉर्मल नेचर के लॉस भी कॉस्ट का हिस्सा है, रेवेन्यू एक्सपेंस तो डेफिनेटली कॉस्ट में है ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का जो इस पीरियड का एलोकेशन होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट, डेप्रिशिएशन, वो आपका वो भी कॉस्ट है, बराबर। इनको मिला के अपनी आ गई कॉस्ट। अब ये कॉस्ट को अपन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पी लो। आपको भी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, तो बीच में ब्रेक तो देंगे नहीं, क्योंकि उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो पानी वानी पी सकते हो आप। प्रिफरेबली नाश्ता करना अलाउड नहीं है क्लास के अंदर, पर कभी कुछ ज्यादा किसी को रहा कि भाई बहुत भूखे घर से चले आ गए, सुबेरे सुबेरे जल्दी रहती है, हड़बड़ी रहती है, नाश्ता किए नहीं, तो एक हाथ दो बिस्किट खा लो चुपचाप से, ताकि एनर्जी बनी रहे। क्योंकि बगैर एनर्जी के आप 2 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, और जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो सब्जेक्ट कैसे सीखोगे, है ना। तो इसलिए भूखे पेट नहीं बैठना चाहिए। प्रिफरेबली आप नाश्ता करके आओ, कभी जल्दी में नहीं करे तो आते या आते यहीं पे रुको, फटाफट 2-1 बिस्किट विस्किट ऐसी चीजें रखना चाहिए, फटाक से खा लो, पानी पी लो, तो आप ठीक ठाक महसूस करोगे, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि सर कितने बजे पानी पीते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा गैप में कोशिश करता हूँ बीच में पानी पी लूँ कि बार बार ना पीना। अब मैं बार बार पढ़ाना छोड़ के पानी पीने जाऊंगा तो वो भी फ्लो डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश करता हूँ कि 2 घंटे में बीच में पानी एक बार पी लूँ, ताकि बराबर 2 घंटे निकल जाए उसमें। तो कॉस्ट पे अपन आ गए थे। अब इस कॉस्ट को अपन एलिमेंट वाइज ब्रेक कर रहे हैं। तो कॉस्ट को अपन 3 टाइप के एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। मटेरियल, लेबर या एम्प्लॉय वाली कॉस्ट, एक्सपेंसेस। अगर ध्यान से देखो तो अपन ने
अकाउंट्स में जो जूनियर लेवल में अपन ने पढ़ा कि जब आप किसी से गुड्स सर्विसेज बेनिफिट लेते हो तो उसकी जो भी कीमत है वो आपका खर्चा है ना। तो गुड्स के नेचर के आइटम ये हो गए जहां पे कुछ तो भी चीज है। ये दोनों जो है एक्चुअली सर्विसेज बेनिफिट्स उनकी कीमत है, बराबर। पर उसमें भी अपन एम्प्लॉय वाले पार्ट को अलग कर देते हैं क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपन उसको एक सेपरेट कर देते हैं। बाकी के सर्विसेज और बेनिफिट किसी की जगह आप यूज करते हो, बराबर। यानी वो पर्सन आपको सर्विसेज नहीं दे रहा, वो काम नहीं कर रहा, बट उसकी जगह आप यूज कर रहे हो, तो उसको भी अपन बोलते हैं अपना क्या है वो खर्चा, उसकी जो भी कीमत देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस में दूसरों से जो सर्विसेज लेते हैं, दूसरों से जो बेनिफिट लेते हो उसकी कीमत है। यहाँ पे एम्प्लॉय से, वर्कर से जो सर्विसेज ली उसकी कीमत है। और यहाँ पे कोई तो भी चीज है जिसका आप अपने बिजनेस में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज रेंडर करने के लिए यूज करोगे। तो ये 3 एलिमेंट कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट वाइज 3 बन गए, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब इस हर एलिमेंट को फिर से 2-2 इसमें डिवाइड करते हैं। इस हर एलिमेंट को फिर से 2-2 इसमें डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बताता हूं उसका मतलब। लेबर को भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस को भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब होता है जिसको आप अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके साथ लिंक कर सकते हो, उसको उसके साथ मतलब आप देख सकते हो। तो जिसको हम बोलेंगे कि इट कैन बी से एट्रीब्यूटेड टू इट, इट कैन बी लिंक टू इट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये डेस्क को देखो आप, डेस्क बेंच जिसको आप अभी यूज कर रहे हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि भी डेस्क बेंच के लिए प्लाईवुड लगा है, वो आपको दिख रहा है इसमें, माइका लगा है वो भी आपको इसमें दिख रहा है, बराबर। आयरन बार जिनसे स्ट्रक्चर बना है वो भी आपको दिख रहा है इसमें। तो इनको सबको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, विच कैन बी कोरिलेटेड टू इट, जो उस प्रोडक्ट के साथ, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ लिंक किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे वो डायरेक्ट कॉस्ट है। वो आपको इसमें क्या कर रहे हैं, दिख रहा है, वो इसमें आपको क्या हो रही है, दिख रही है। बट कुछ चीज आपको दिख भी नहीं रही है, बट आप उसके साथ लिंक कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको इसमें वो फेविकॉल जिससे अपन वो चिपकाते हैं वो नहीं दिख रहा, इसमें कुछ नेल्स लगी होंगी वो आपको नहीं दिख रही है, पर आप समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो कि उसके बगैर वो काम होने वाला नहीं है। आपको इसमें कहीं दिख रहा क्या कि कारपेंटर का काम कहां है करके, इसमें कहीं अलग से आप खोज सकते हो क्या, नहीं, बट महसूस कर सकते हो कि बगैर कारपेंटर के काम के ये टेबल कैसे तैयार होगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट करना। तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब यो उसमें शायद आप डायरेक्टली महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, या विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, जो उसमें आप एट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके साथ लिंक कर सकते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट इसके लिए काम में तो आ रही है बट डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकती है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बनाने के लिए कारपेंटर को इक्विपमेंट भी लगेंगे, बराबर। अब वो इक्विपमेंट जैसे कटिंग के लिए जो रहता है, तो वो कटिंग का जो पार्ट रहता है वो खराब भी होता है धीरे धीरे, बराबर। तो वो पार्ट को उसको बदलना पड़ेगा। तो इनको हम बोलेंगे जैसे स्टोर स्पेयर्स वाली चीजें हैं, वो चीजें भी हमको लग रही है बट उसको हम इसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर भी होगा, आप लिंक कर सकते क्या कि फैक्ट्री मैनेजर ने ये टेबल के लिए कितना टाइम दिया। फैक्ट्री मैनेजर का टाइम इसके लिए जरूरी है क्या, बताइए।
कारपेंटर का टाइम इसके लिए जरूरी है। कारपेंटर के टाइम को आप इसके साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं, महसूस कर सकते कि यस कारपेंटर। फैक्ट्री मैनेजर 2 दिन छुट्टी में है तो क्या प्रोडक्शन बंद हो जाता क्या? पर पूरे कारपेंटर छुट्टी में रहेंगे तो बंद होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब फैक्ट्री मैनेजर एक दिन नहीं आया तो चलता है, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैक्ट्री मैनेजर ही नहीं रहेगा तो बराबर काम होगा क्या, एफिशिएंटली होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब उसकी सर्विसेज भी है जरूरी, बट आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते, उसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ऐसी कॉस्ट को अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। खर्चा तो हो रहा, उसकी सर्विसेज बेनिफिट भी मिल रही है, पर डायरेक्टली हम उसको प्रोडक्ट के साथ जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं उसके साथ हम उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, बराबर है? तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब हमारे हर कॉस्ट में 2 हिस्से हो गए। डायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है, उसमें आप देख सकते, उसमें आप महसूस कर सकते हो, उसमें आप एट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कोई चीज दिखती है, कोई चीज दिखती नहीं है, बट आपका महसूस कर सकते कि नहीं इसमें वो चीज लगी है, जैसे कि कारपेंटर का टाइम, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। बाकी के जो चीजें हैं जो बिजनेस के लिए लग तो रही है, उनकी जरूरत भी है, बट प्रोडक्ट के साथ उनको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मटेरियल में डायरेक्ट ज्यादा रहने के चांस रहेंगे, इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा कम रहेगा। लेबर में डायरेक्ट लेबर भी रहेगा काफी कुछ और इनडायरेक्ट भी रहेगा। एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट ज्यादा होने के चांस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम होने के चांस है, बराबर? एक्सपेंसेस सर्विसेज इनडायरेक्ट नेचर की थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब इसमें से ये डायरेक्ट वालों को मैं अगर क्लब करूंगा, ये डायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इन तीनों को जोड़ लिया तो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको अपन ने मिला लिया तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल बराबर, इनडायरेक्ट लेबर और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को जोड़ लिया तो इसको बोलते हैं ओवरहेड, इसको बोलते हैं ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के टोटल को ही क्या बोलते हैं? ओवरहेड। अब हमारा कॉस्टिंग में मेन फोकस क्या है? इसकी कॉस्ट निकालना। अब इसकी कॉस्ट निकालने में डायरेक्ट कॉस्ट निकालना आसान काम है, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके लिए हमको प्लाईवुड कितना लगेगा, मेजरमेंट निकाल सकते हैं, उसकी प्राइस पता करके आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसमें इतने रुपए का प्लाईवुड लग जाएगा, बराबर? इसमें माइका कितना लगेगा, इसमें आपका क्या बोलते हैं आयरन बार का स्ट्रक्चर, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इसमें फेविकॉल कितना लगेगा, या जनरल जो छोटी छोटी चीजें लगेंगी, हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास स्टडी हम करेंगे तो हमको ये भी मालूम रहता है कि एक डेस्क बेंच बनाने के लिए कारपेंटर का कितना टाइम लगता है, उसके असिस्टेंट का कितना टाइम लगता है, बराबर? यानी हम डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। असली खेल रहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का, यानी ओवरहेड का, क्योंकि ओवरहेड भी उसमें इंक्लूड करना है। नहीं इंक्लूड करोगे तो अंडर कॉस्टिंग हो जाएगी, गड़बड़ तरीके से इंक्लूड कर लिया तो कहीं ओवर कॉस्टिंग ना हो जाए। तो इसलिए पूरा खेल कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो होता है ओवरहेड का, बराबर? तो मैं इसी को थोड़ा अब आगे यहां लेके आ रहा हूं, इसी चार्ट को जैसे आगे लेके आ रहा हूं कि भी आपने ये जो 2 हिस्से बना लिए थे,
एक तो ये था आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको आपने बोला प्राइम कॉस्ट, बराबर। यहां पे ये आपके इनडायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हो, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को ही मिला के आप क्या बोलते हो, ओवरहेड। अब ये ओवरहेड को हम फंक्शंस के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्लासिफिकेशन इसी का हम इसके नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब ये इनडायरेक्ट चीजों ने काम क्या किया ऑर्गेनाइजेशन में, ये किस लेवल में यूज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, फैक्ट्री में, बराबर। तो मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड, फैक्ट्री के ओवरहेड, प्रोडक्शन के ओवरहेड बोल सकते हैं आप इसको, ऐसे अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड, फैक्ट्री के ओवरहेड। दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सब भी जरूरी है, तो उसको बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे। अल्टीमेटली ये जो भी आपने तैयार किया इसको बेचना है, बराबर। तो बेचने से रिलेटेड खर्चे उसको अपन बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इसके 3 चीजों को अपनी कॉस्ट शीट में अपन एक एक करके ऐड करते हैं, अपनी कॉस्ट शीट में एक एक करके ऐड करते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले ऐड होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, बराबर। तो इसको बोल सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी ऐड करने के बाद इसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। मैंने बोला ना एक से ज्यादा नाम यूज होते रहते, तो हमको सब नाम बोलते रहना चाहिए ताकि अपने दिमाग में आइडिया बनते जाए। एक ही नाम पकड़ के बैठेंगे और उसने दूसरा नाम यूज कर लिया तो बेफिजुल कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई है। इसमें थोड़ा और भी है, इसलिए मैं थोड़ी गैप छोड़ देता हूं, बाद में उसको लिंक करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद इसमें अपन एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑफिस कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट। फिर इसमें थोड़ा और गैप दे के मैं यहां ले रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये फिर हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसको हम कंपेयर करते हुए सेल्स, कितने में बेचा, बराबर, सेल, सेल वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल का जो डिफरेंस है वही बनता है हमारा प्रॉफिट। अपन ने बोला किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस हम काहे के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम काहे के लिए कर रहे हैं कि कुछ कमा सके उससे, बराबर है, मेन ऑब्जेक्टिव। और भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, बराबर। तो इसलिए देखो कॉस्ट शीट अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, बराबर। तो ये आपकी कॉस्ट शीट कहलाती है, ये क्या कहलाती है, कॉस्ट शीट कहलाती है। दूसरा एंगल बाद में बताता हूं, पहले इस पे बात कर रहा हूं।
अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो मटेरियल लेबर ये सब खर्चा किया, फैक्ट्री के ओवरहेड भी खर्चा किए। अब बताइए कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग किया साल भर में, जनरली अपन ये कॉस्ट शीट किसी भी पीरियड की निकाल सकते हैं, आप एक महीने की निकाल लो, आप एक दिन की निकाल लो, डिपेंड करता है आपकी क्या जरूरत है, बराबर। तो मैं बोलने के लिए अभी मान लो साल भर की बात कर रहा हूं, तो साल भर में आपने खर्चा किया, तो बताइए कि पूरे के पूरे गुड्स रेडी हो गए होंगे, ऐसा जरूरी है क्या? थोड़े बहुत गुड्स एंड ऑफ द ईयर में अधूरे भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी रह सकता है। तो ये तो आपने निकाला कि इस ईयर में, इस पीरियड में आपने मैन्युफैक्चरिंग का कितना खर्चा किया। अब जैसे इस ईयर के एंड में इनकम्प्लीट गुड्स बच सकते हैं, तो पिछले साल भी तो बचे हो सकते हैं ना। तो पिछले साल वाले गुड्स को आप इस साल पूरा करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो इसलिए यहां पर आ जाता है प्लस ओपनिंग WIP स्टॉक। ये आपकी अपन बोल सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर थी, है ना, इस साल खर्चा किया। ये अपन बोल सकते हैं कि भाई टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हो गई, जो मैंने इस साल खर्चा किया और जो मेरे पास पहले से बना हुआ था अधूरा, क्योंकि उस पर उतना खर्चा मैं पहले ही कर चुका था, बराबर। इनकम्प्लीट वर्क WIP। अब ये मेरा जो टोटल खर्चा हुआ, इसमें से कुछ एंड ऑफ द ईयर में अधूरे बने होंगे, बराबर। तो उसको मैं यहां से हटा दूंगा, तो लेस क्लोजिंग WIP स्टॉक। अब ये जो आ गया, ये आ गया कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बोलो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बोलो, बराबर। तो ये क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब इतने पैसे आप देख लो कॉस्ट की कितनी एनालिसिस की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये भी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये भी है, यह है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मैंने इस साल खर्च किया, यह है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स जो रेडी हुए, जो प्रोड्यूस हुए, बराबर। अब इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी ऐड कर लिया, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई, है ना, ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट हो गई। अब बताइए कि जितने फिनिश गुड्स आपने बनाए होंगे सबके सब बेच दिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा जरूरी है क्या? बचे होंगे उसमें से, उसी को अपन बोलते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो जैसे इस ईयर के एंड में फिनिश गुड्स बचे हैं, पिछले साल भी तो बचे होंगे ना, पिछले साल के फिनिश गुड्स इस साल आ जाते हैं, तो भाई ये तो आपने इस साल जो प्रोड्यूस किया, ऑफिस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये तो आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए उसकी कॉस्ट हो गई, ऑफिस कॉस्ट, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, पहले के बचे हुए फिनिश गुड्स स्टॉक। तो ये मेरे पास हो गए टोटल गुड्स, टोटल फिनिश गुड्स, है ना, टोटल इतने, इस साल कितने बनाया और पहले के कितने बचे हुए थे, ये टोटल गुड्स हो गए। अब इसमें से लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स स्टॉक, मतलब जो एंड ऑफ द ईयर में बच गए, तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देख रहे कितने सारी है भी, मेरे को प्रॉफिट निकालने के लिए कितने गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट चाहिए, कितने बनाया उसकी कॉस्ट नहीं चाहिए, बराबर। तो मैंने कितने बनाया, फिर उसमें पहले का जो बचा था ऐड हो गया, फिर जो अभी बचा था वो माइनस हो गया, तो ये मुझे क्या बताता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। अब इसमें मेरे को बेचने के लिए भी तो खर्चा लगता ना,
सिर्फ बनाने से तो काम नहीं बनता, बेचने का भी खर्चा लगता है, मार्केटिंग का खर्चा लगता है, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, बराबर है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कस्टमर के यहां पहुंचा के देना, बराबर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे इसमें ऐड करूंगा, तब क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये वर्ड पे ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में हम सेलिंग के खर्चे भी इंक्लूड कर लेते हैं, बराबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला मतलब उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी जो मेरे को खर्च करना पड़ा वो आइटम को बेचने तक। अब कितने में बेचा, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया मेरे लिए, प्रॉफिट हो गया, बराबर। इसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। यही क्या है, कॉस्ट शीट है। ज्यादातर चैप्टर में आप कॉस्ट शीट पढ़ोगे इस टाइप से, वर्टिकल फॉर्म में, पर कुछ चैप्टर में बात बताता हूं उसमें आप अकाउंट के फॉर्म में भी पढ़ोगे। 2 चैप्टर है जिसमें आप अकाउंट के फॉर्म में भी यही चीज पढ़ोगे, रहेगा यही, बट उसको प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। अब आते इधर, नेचर वाइज क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, इसमें अपन इसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, बराबर, 3 टाइप में, ठीक है। तो नेचर वाइज जब इसका हम ब्रेकअप करते हैं तो फिक्स्ड टाइप के ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। आप वेरिएबल पहले लिखो तो भी चलता है, फिक्स पहले लिखो तो भी चलता है, बट सेमी वेरिएबल को बीच में, उसको बीच में रखो। हमारी कॉस्टिंग में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेकअप, क्योंकि अल्टीमेट हमको डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेट ये तो रूटीन है, जैसे नहीं कि अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंटिंग करना वो इंपॉर्टेंट है बट वो अल्टीमेट नहीं है। अकाउंटिंग तो अपन अपने अकाउंटेंट लोगों से करवा लेते हैं, अपने को तो वो डाटा का एनालाइज करके उस पे से डिसीजन के लिए मैनेजमेंट की मदद करना है, बराबर। तो असली रोल तो क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन बड़ा काम का होता है, फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल वाला। तो इसलिए उसका अपन डिटेल बाद में पढ़ने वाले, आगे के चैप्टर्स में जब जरूरत पड़ेगी तब अपन पढ़ेंगे, बट अभी आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। यहां से शुरुआत कर रहा हूं, जो कॉस्ट आपके प्रोडक्शन के हिसाब से, आपके मतलब आउटपुट के हिसाब से कम ज्यादा होता है, वेराय होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो मैंने अगर 100 टेबल बनाया तो मटेरियल का खर्चा उसके हिसाब से लगेगा, पर मैं 110 बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेटली मेरा मटेरियल का खर्चा बढ़ जाएगा। 100 टेबल बनाने के लिए मेरे को जितना कारपेंटर का टाइम लग रहा था, 110 बनाऊंगा तो वो टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये वेरिएबल कॉस्ट के इंडिकेटर है। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन कम ज्यादा करते हो, बराबर, आपके गुड्स सर्विसेज की क्वांटिटी जैसे कम ज्यादा होंगी वैसा प्रोपोर्शनेटली वो कॉस्ट भी कम ज्यादा होंगी। अब बताइए, अगर मैंने टेबल 100 के बजाय 110 बनाए उस मान लो कि एक महीने में, तो क्या जो मेरा फैक्ट्री का मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी भी बढ़ाना पड़ता क्या? उसको जो सैलरी दे रहा हो तो उतना ही देना है, उसमें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो क्या हो गया, फिक्स। जो आपके प्रोडक्शन, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्शन, सिंपल है, समझ में आ जाता है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी को कम ज्यादा करने के बावजूद जो कॉस्ट अफेक्ट नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, उसको अपन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, उसको अपन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अब कुछ कॉस्ट ऐसी रहेंगी जो बदलती तो है बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बदलती, लेस देन दैट प्रोपोर्शन। तो मतलब मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया 20% से, वो कॉस्ट भी बढ़ रही है बट 10% से बढ़ रही है, 8% से बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज हमारे डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं करती, क्योंकि वेरिएबल है तो मैं बराबर उसका कैलकुलेशन कर सकता हूं कि जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ाऊंगा कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी, एक्टिविटी कम करूंगा तो कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली कम होंगी।
लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट भी मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्शन कम ज्यादा करूंगा तो भी वो फिक्स कॉस्ट मेरी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। लेकिन सेमी वेरिएबल का चक्कर हो गया, क्योंकि ये बढ़ेगी भी या घटेगी भी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं, इसलिए हम इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं। इसको फिर से हम डिवाइड कर देते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में। इसका मतलब अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट दो ही टाइप में आ जाती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो जाती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये इसी के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये इसी के साथ ऐड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। अब मैंने अभी आपको सिर्फ सिंपल मीनिंग दिया, मैं उसकी ज्यादा इंट्रिकेसिस पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो अपन जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिर भी थोड़ा सा कमेंट कर देता हूं कि जैसे अपन ने बोला फिक्स, फिक्स का मतलब रहता है टोटलिटी में फिक्स रहता है, टोटल फिक्स रहता है। पर जब आप पर यूनिट कैलकुलेट करते हो, क्योंकि कॉस्टिंग में अपन टोटल भी निकालेंगे, पर यूनिट भी निकालेंगे। जैसे ये है, ये अपन टोटल भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर पर यूनिट भी कैलकुलेट करके देखेंगे। पर यूनिट, यूनिट कॉस्ट यूनिट, वो पर लीटर हो सकता है, पर केजी हो सकता है, पर टन हो सकता है, बराबर, जो भी अपनी कॉस्ट यूनिट होगा उसके हिसाब से। तो अपन ने फिक्स कॉस्ट को जब अपन बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड डज नॉट चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन योर एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल को कम करो, ज्यादा करो, फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब रहता है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट तो बदलती रहेंगी, क्योंकि आप सेम कॉस्ट को अलग अलग यूनिट से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर बदलते जा रहा। तो मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम है, पर मैंने 10,000 यूनिट बनाता था, 11,000 बनाया, तो नेचुरल पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अलग दिखेगी, है ना। तो जब हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, मतलब इट इज इन टोटलिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज जब हमारी एक्टिविटी घटती या बढ़ती है, बट इट इज फिक्स्ड विद इन ए रेंज ऑफ एक्टिविटी। अगर आप उस रेंज को क्रॉस करोगे तो फिक्स कॉस्ट भी बदलेगी। फिक्स कॉस्ट इज फिक्स विद इन ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड तक वो फिक्स रहेगी, जब आप उस पीरियड के बाहर जाओगे तो फिक्स कॉस्ट भी बदलेगी। सिंपल सा एग्जांपल, भाई आपके फैक्ट्री की कैपेसिटी थी, मशीन, जगह, उनकी कैपेसिटी थी कि भाई आप 10,000 यूनिट महीने में बना सकते हो, बराबर। आप बना रहे थे 7,000, क्योंकि डिमांड के हिसाब से। अब 7,000 का आप 7,500 कर दो, फिक्स कॉस्ट बदलेंगी नहीं, डेप्रिसिएशन वही रहेगा, रेंट वगैरह रहेगा तो वही रहेगा, है ना, फिक्स कॉस्ट वही रहेंगी। आपके फैक्ट्री मैनेजर से काम, एक ही फैक्ट्री मैनेजर, एक ही सुपरवाइजर से काम हो जाएगा, मतलब वो चीजें फिक्स रहेंगी। आपने 8 का 9,000 भी बनाया तो भी नहीं बदलेगी, 10,000 भी बनाया तो भी नहीं बदलेगी। अब सपोज आपको डिमांड अच्छी है तो आप बनाना चाहते हो 12,000, बराबर, आप बनाना चाहते हो 13,000, तो अब बताइए कि वो जगह तो वहां पे पूरी पड़ती नहीं। अब वो मशीन तो अब आपको एडिशनल मशीन खरीदना पड़ेगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा। एटलीस्ट मैनेजर नहीं तो सुपरवाइजर तो एडिशनल लगाना ही पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन को देख सके, बराबर। इसका मतलब अब क्या होगा, फिक्स कॉस्ट भी बदलेगी, बट ये प्रोपोर्शनेट नहीं बदलेगी। तो जब भी बदलेगी ये कुछ तो भी लमसम में बदलेगी। अपन इसको ऐसा लिंक नहीं कर पाएंगे कि भाई देखो 10,000 से 12,000 किया तो 20% से फिक्स ओवरहेड बढ़ेंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, एक जंप ले लेगा वो, डिपेंडिंग अपॉन आपने सोचा कि यार अब 15,000 की कैपेसिटी कर देते, है ना, तो आप मशीन इतने हिसाब से करोगे कि 15,000 तक अब आपकी फिक्स कॉस्ट बदलने वाली नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट इज फिक्स विद इन ए रेंज ऑफ एक्टिविटी, उस रेंज के बियॉन्ड वो भी बदलेगी विद इन ए पीरियड। अब बताइए कि फैक्ट्री मैनेजर को आप जो सैलरी दे रहे थे तो क्या अगले साल भी वही सैलरी रखोगे? क्या बढ़ाना पड़ेगा कुछ, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में सैलरी बढ़ गई। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, नंबर 1 इन टोटालिटी, टोटल पर यूनिट नहीं। नंबर 2 विद इन ए लेवल ऑफ एक्टिविटी वो फिक्स रहेगी। नंबर 3 विद इन ए टाइम फ्रेम वो फिक्स रहेगी, बराबर, उसके बियॉन्ड वो भी बदलेगी। तो अपन क्या करेंगे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय? अपन ने फिक्स को फिक्स मानने का अनलेस अदरवाइज गिवन इन द
क्वेश्चन। बराबर, उसने दिया कि भाई हाँ इसके बियॉन्ड फिक्स कॉस्ट इतने से बढ़ेंगी, कंसिडर करेंगे। नहीं दिया तो कोई चिंता नहीं करेंगे, अपन उसके बेसिक नेचर पे जाएंगे। फिक्स मतलब फिक्स, बदलेगा नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन दिया तो उसका यूज बराबर करने का। ठीक है, सेमी वेरिएबल को कैसे ब्रेक करते ही अपन पढ़ेंगे बाद में। इसको ब्रेक करने के ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी इसे उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, बट वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब वेरिएबल, वेरिएबल जब हम बोलते हैं कि इट वेराइज इन टोटलिटी, तो मैंने 10,000 के बदले 11,000 बनाया तो मेरा मटेरियल या बाकी के वेरिएबल खर्चे भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर आप पर यूनिट देखोगे, अगर आप पर यूनिट देखोगे तो वो सेम रहेगा, क्योंकि खर्चा प्रोपोर्शनेटली बढ़ा, क्वांटिटी भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई है, न्यूमरेटर भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा, तो पर यूनिट सेम रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहती है, पर यूनिट चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है या घटती है। एक टेबल बनाने के लिए मेरे को अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपए का मटेरियल लग रहा है, बराबर, तो मैंने दूसरा टेबल बनाया उसके लिए भी 1,000 लगने वाला। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी 1,000 रहेंगी, लेकिन पहले मैं एक बना रहा था, अभी 2 बना रहा, तो पहले 1,000 का मटेरियल लग रहा था, अभी कितने का लगेगा, 2,000 का। मैंने 10 बनाया तो अभी मटेरियल लगेगा 10,000 रुपए, है ना। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली घटती बढ़ती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगेन सोच के देखो, अगर मैं ज्यादा मटेरियल खरीदूंगा तो मैं उससे फिर थोड़ा कंसेशन डिस्काउंट भी तो मांगता हूं ना, इसका मतलब थोड़ी बहुत कीमत कम हो सकती है। तो अब बाद में मैंने एक क्वांटिटी ज्यादा लिया तो हो सकता 1,000 रुपए का मटेरियल जो लगता था उसने 5% कम कर दिया, तो मेरे को 950 का ही मटेरियल लग रहा है, पड़ता है ना। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत, इसीलिए हम बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट मोर और लेस इन द सेम प्रोपोर्शन चेंज होती, मोर और लेस, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। प्रॉब्लम में क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, अनलेस अदरवाइज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो उसने दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो अपन क्या मानेंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शनेटली घटती बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, बट इसमें दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। अब हमने जो प्राइम कॉस्ट देखी थी, ये प्राइम कॉस्ट ये बाय नेचर जनरली वेरिएबल ही रहेगी, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल सकते, बट बाय नेचर प्राइम कॉस्ट वेरिएबल नेचर की ज्यादा रहने के पूरे चांस है। एक हाथ कोई एलिमेंट कभी फिक्स भी हो सकता है, बट बाय नेचर वो वेरिएबल रहेंगे। अभी अपन बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे। एक चीज और यहां बताते बताते कि डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट में लेना कि नहीं लेना, तो जो CIMA है, कॉस्ट इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल लेवल का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, उन लोग डेफिनेशन वगैरह देते रहते हैं। तो उन्होंने जो नया डेफिनेशन दिया उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वगैरह में डायरेक्ट एक्सपेंस को भी प्राइम कॉस्ट में लिया हुआ है। इसलिए अपन भी अपने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते समय डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट का हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में हम ये वेरिएबल ओवरहेड ऐड करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड ऐड किया तो इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है डिसीजन मेकिंग के लिए, बता ना यही काम का आता सब। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी टेक्निक है जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे को काम में आती है। तो मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इसको, वेरिएबल कॉस्ट, सब वेरिएबल नेचर के खर्चे ऐड कर लिए तो इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको सेल के साथ कंपेयर किया कि कितने में बेचा, तो ये जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन। ख्याल है क्या आपको, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ाया था,
उसमें ये आपको समझाया था क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ी थी, वेरिएबल फिक्स थोड़ा सा आइडिया दिया था। अभी तो आपको इस फील्ड में बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तो बाद में अपन पढ़ेंगे। तो सेल में से मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रीब्यूशन। फिर ये कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट एडजस्ट करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो जो बचा ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो ये भी कॉस्ट शीट है, ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये वाली जो कॉस्ट शीट आपको दिख रही है, ये वाला जो तरीका दिख रहा है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो दिख रहा है आपको पूरा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला सिस्टम है। और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो है, इसको अपन बोलेंगे ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला है। ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाता है। तो ये आपकी पूरी कॉस्टिंग का मैंने एक ओवरव्यू आपके लिए क्रिएट किया कि भाई कॉस्ट यानी क्या? किसी भी गुड्स सर्विसेज के लिए आप जो कुछ खर्च करते हो वो उसकी कॉस्ट, बराबर। वो कॉस्ट को फिर अपन ने लॉसेस, एक्सपेंसेस उसमें डिवाइड किया। लॉसेस में एबनॉर्मल, नॉर्मल, तो नॉर्मल नेचर के लॉसेस, रेवेन्यू नेचर के खर्चे, डेप्रिसिएशन टाइप के खर्चे, इनको मिला के अपन बोलते हैं कॉस्ट है हमारी, जो हम कॉस्ट के नाम से इंक्लूड करना चाहते हैं, बराबर। ये हमारे एसेट है, ये नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, बराबर है, नेक्स्ट ईयर में वो खर्चे में आएंगे। ये हमारे एबनॉर्मल नेचर के, इसलिए हम इसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते, इसको हम अपने प्रॉफिट लॉस में ले लेंगे डायरेक्टली। अब ये जो कॉस्ट है, इसको एलिमेंट वाइज 3 हिस्से में डिवाइड किया। मटेरियल, जो फिजिकल फॉर्म में दिखता रहता है, बराबर, मटेरियल के नेचर का। लेबर, यानी जो वर्कर, एम्प्लॉय आपके प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में काम करते रहते हैं। और बाकी के एक्सपेंसेस, अलग टाइप की जो सर्विसेज बेनिफिट है वो एक्सपेंसेस। फिर इन तीनों को भी फिर से 2-2 में, ट्रेसेबिलिटी बोलते हैं उसको। जिस चीज को आप अपने प्रोडक्ट के साथ, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली ट्रेस हो सकती है, ट्रेसेबिलिटी, एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ट्रेसेबिलिटी मतलब कुछ फिजिकल दिखता है और कोई चीज फिजिकल नहीं दिखती है, बट आप महसूस कर सकते हो कि भी इसके लिए वो चीज लगी हुई है। तो ट्रेसेबिलिटी जिसकी रहेंगी वो डायरेक्ट। बाकी आपको लग रहा खर्चा तो होता है, बट मैं इसके साथ उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकता, 1 to 1 मैच नहीं कर सकता, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ लिया तो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ लिया तो उसको बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड को फिर से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का, यानी फैक्ट्री लेवल का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा, उस टाइप से, और उसको कॉस्ट में अलग अलग लेवल पे ऐड किया। इसके बारे में भी जब अपन कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि फिनिश गुड्स यहां क्यों किया, ऊपर नहीं कर सकते क्या, वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी अपन ने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया, ठीक। तो ये कॉस्ट शीट का एक नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब हमको अगर डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए तो ये प्राइसिंग, नॉर्मल प्राइसिंग के लिए काम में आता है, बट स्पेशल प्राइसिंग करना हो और कोई स्पेशल डिसीजन लेना हो तो ये फिर हमारे काम का नहीं रहता, फिर हम इस पे जाते हैं। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें हम ओवरहेड को, वही ओवरहेड, खर्चा वही है, अब उसको हम दूसरे एंगल से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं फिक्स, सेमी वेरिएबल ऑन वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को फिर से ब्रेक कर देंगे क्योंकि एज इट इज वो काम में नहीं आएगा, तो हम उसको फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 2 ही टाइप की कॉस्ट बची, वेरिएबिलिटी के हिसाब से, नेचर ऑफ वेरायबिलिटी के हिसाब से, और वेराय होना मतलब जो आपके प्रोडक्शन या एक्टिविटी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली घटता बढ़ता है वो वेरिएबल, और जो इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है उसको बोलेंगे फिक्स, बराबर। फिर हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में, क्योंकि जो बाय नेचर वेरिएबल होती है मोस्टली, उसमें वेरिएबल खर्चे ऐड कर लिया, तो इसको ही बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसमें भी स्टॉक वगैरह रह सकता है। जनरली यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक भी मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू होता है, इसलिए वो स्टॉक के एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अभी अपन ने सिंपल रखा तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो बेचा उसकी मार्जिनल कॉस्ट, उसको सेल से कंपेयर किया, कितने में बेचा,
तो कंट्रीब्यूशन आ गया, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से फिर फिक्स खर्चे माइनस कर दिए तो जो बच गया वो क्या है, प्रॉफिट, बराबर। ये प्रॉफिट सेम रहेगा बट उसका एनालिसिस अलग अलग है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आपके चैप्टर्स को अपन इससे लिंक कर देते हैं, हमने आपको ओवरव्यू तो दे दिया, अब आपको हमारे चैप्टर से इंडेक्स में सिर्फ देख लोगे तो उसी से काम हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने ब्रीफ में दे दिया, उसमें कुछ और भी आपके चैप्टर में दिए होंगे जिनको अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो चीजें कवर होंगी, बराबर। ये ओके ब्रीफ का। अब इसमें देखिए मटेरियल आपका सेकंड चैप्टर, ये आप आ गए मटेरियल पे, ये आपका चैप्टर नंबर 2, इसके डिटेल में अपन पढ़ेंगे फिर मटेरियल चैप्टर में, और बहुत सारे डिटेल्स अपन इसके पढ़ेंगे। ये बेसिक जैसे आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर 1 हो गया। ओवरहेड तीसरा चैप्टर, ये आपने देखा इसी पे से ये ओवरहेड तैयार हुआ आपका, ये ओवरहेड, इसको चैप्टर नंबर 3। और ओवरहेड कोई और अच्छे से, अभी मैंने बताया ना इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड करने में ही सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन की, नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। डायरेक्ट कॉस्ट तो आसानी से लिंक हो जाती है, असल चक्कर कहां है, इनडायरेक्ट। तो ओवरहेड वाले चैप्टर में अपन नॉर्मल टेक्निक पढ़ेंगे, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, फिर उनमें और अच्छा ढंग से एलोकेशन करने के लिए जो आया है चौथा चैप्टर जिसको बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो भी इसी से कनेक्टेड है, ओवरहेड्स, बराबर। ये ओवरहेड से रिलेटेड चैप्टर है 3rd and 4th। ओवरहेड नाम से भी और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोला तो वो भी ओवरहेड का ही चैप्टर है, उसको और अच्छे से नए तरीके से एलोकेट करने का मैकेनिज्म। अब ये जो है कॉस्ट शीट आपकी, तो ये कॉस्ट शीट नाम से जो चैप्टर दिख रहा है आपको, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, यानी कॉस्ट असरटेन करने का, उसमें यूनिट कॉस्टिंग, उसको सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी बोलते हैं, मतलब एक टाइप का प्रोडक्ट आप बनाते रहते हो कंटिन्यूअस बेसिस पे। जॉब कॉस्टिंग अलग अलग टाइप के, वो अपन बाद में डिटेल पढ़ेंगे उसके। जॉब यानी जैसे कि आपने बोला कि भी मेरे हिसाब से आप कोई मशीनरी तैयार करके दो, तो उसको बोलेंगे वो एक जॉब हो गया, बराबर, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बैच कॉस्टिंग यानी जहां पे एक तरीके चीजों का एक लॉट बनाया जाता है, तो जैसे मेडिसिन वगैरह में रहेगा, मेडिसिन वगैरह में देखोगे आप बैच नंबर लिखा रहता, तो मतलब वो एक लॉट में पूरी मेडिसिन बनी, दोबारा जब फिर से बनेंगी तो वो अलग लॉट हो गया, अलग बैच नंबर हो गया, बराबर। तो वो सब यही है, कहीं पे आप एक आइटम की कॉस्ट निकाल रहे, कहीं पे आप एक बैच की कॉस्ट निकाल रहे, कहीं पे आप एक जॉब की कॉस्ट निकाल रहे, तो वो आपका एक चैप्टर नंबर 5 बोला है। ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, यही कॉस्ट जब आप सर्विसेज की, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो सकती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार है, आपका हॉस्पिटल हो सकता है जिसमें आप पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हो, आपका होटल हो सकता है जिसमें आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट लोगों को होटल वाली सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा काम कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, तो आप उसको डिफरेंट इसमें डिवाइड कर देते हो और हर एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट निकालते हो। जैसे आपने अकाउंट में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ा था ना, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपने डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, तो वैसे यहां पे अलग अलग प्रोसेस में उसकी कॉस्ट का जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी उसी टाइप से प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्यादा दिखेगा, वो भी आपके यही इसका, यानी ये सब ये कॉस्ट कैलकुलेशन से कनेक्टेड चैप्टर है, बराबर। चैप्टर नंबर 9 तक। 10th एम्प्लॉय की कॉस्ट, यानी ये एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये एम्प्लॉय की कॉस्ट, उसी में ये एक्सपेंसेस की भी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी बात हो गई, तो एम्प्लॉय कॉस्ट या उसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये कॉस्ट को अकाउंट करके रखने का, यानी सिस्टमैटिक तरीके से उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने का
ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये कहा, ये देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये 11 नंबर का चैप्टर इससे रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी फॉर्मल अकाउंटिंग। पहले अपन ये सब पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता, लेकिन इसको अब अकाउंट कैसे करना, लिख के कैसे रखने का, बराबर। तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। तो इसमें दो है, इंटीग्रल बाद में डिटेल बताएंगे और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल में एक ही सेट ऑफ बुक्स रहता है, उसी में कॉस्टिंग का डाटा भी है, उसी में फाइनेंशियल डाटा भी है। ऐसा मनाया जाता है कि वो दोनों का काम कर सके, वही डाटा कॉस्टिंग का, वही डाटा फाइनेंशियल इसका। तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल। बट नॉन इंटीग्रल में हमारे पास दो रहते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड अलग रहेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलग रहेंगे। कॉस्ट बुक अलग, फाइनेंशियल अकाउंट बुक अलग। अब देखो आप, फाइनेंशियल अकाउंट बुक से भी तो प्रॉफिट निकालते ना, पर उसके प्रिंसिपल, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। कॉस्ट में भी प्रॉफिट निकालोगे, बट इसका प्रिंसिपल, इसके ऑब्जेक्टिव अलग है। तो ये दोनों अलग अलग प्रॉफिट लॉस बताएंगे आपको। तो जब दोनों एक ही बिजनेस के है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के है, तो सेम रहना चाहिए। बट अलग अलग आ रहे तो टैली करके देखना चाहिए, रिकंसाइल करके देखना चाहिए। तो इनको रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रल में क्योंकि ऑलरेडी एक ही सिस्टम है, इसलिए उसमें अलग से, लेकिन इसमें रिकंसाइल करना पड़ेगा। जैसे आपने बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा हुआ है वैसा, बराबर। तो इसमें रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी। ये 12 नंबर का चैप्टर, ठीक है। अब 13 नंबर का चैप्टर जो है बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये असल चैप्टर रहते कॉस्टिंग के, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, बराबर है। ये अपना प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए मैं यहां पे एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, सेल यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अपन ने बोला अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट बढ़ाना। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो, और कॉस्ट घटेगा तो, बराबर है। अपन इस सब्जेक्ट में रेवेन्यू वाला पार्ट एज सच नहीं पढ़ते, वो नॉर्मल है, मार्केटिंग है, हर कोई कोशिश करेगा रेवेन्यू कैसे बढ़ाने का। अपन इसमें पढ़ाई करते हैं कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को अगर आप रिड्यूस करोगे, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को अगर आप कंट्रोल करोगे, कंट्रोल मतलब जो आपने टारगेट किया था उसके बराबर रखने की कोशिश करने का, कि भाई टारगेट से ज्यादा ना हो जाए, बराबर। तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। ये हमारे इस सब्जेक्ट का मेन एरिया होता है। और ये जो तीनों नाम दिख रहे हैं ना आपके, ये आपके कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, उसके काम के। तो जैसे ये मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा ही है आपको यहाँ पे 14, ये कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, इनके लिए आपके जो चैप्टर है 13 और 15। प्लानिंग करना, फिर अपने एक्चुअल एक्शन को प्लान से कंपेयर करना, अगर वो डेविएट हो रहा है तो उस पर ध्यान देना, एनालिसिस करना, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे मतलब एक्सेसिव खर्चा नहीं होने दोगे, अगर आप उसका रिडक्शन करोगे मतलब और कमी करने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर। तो ये आपके इन चैप्टर में आप पढ़ोगे 13, 14, 15 नंबर के चैप्टर। तो पहले एक तरह से अपन ये पूरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कॉस्ट में क्या लेना है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के सर्विसेज, उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का यूज कैसे होता है फाइनल इसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, वो अपन उन चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बात और बोल देता हूं, मैंने बोला था नॉर्मली अपन एक कॉस्ट शीट के फॉर्म में पढ़ेंगे, बट 2 चैप्टर है जिनमें यही चीज अपन अकाउंट के फॉर्म में देखेंगे। एक इसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है 7 नंबर का ये, और एक प्रोसेस कॉस्टिंग 8 नंबर का। ये दोनों में जनरली आप जो बनाओगे ना अकाउंट के पैटर्न में दिखेंगे आपको, डेबिट क्रेडिट वाले पे। तो चीज यही है, डाटा यही है, लेकिन उसको आप कैसे बनाने वाले हो, डेबिट और क्रेडिट के पैटर्न में। समझ में आ गया? तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट पीरियड में हम मटेरियल चैप्टर से शुरुआत करेंगे, बराबर। फिर उसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे, देन ऐसे एक एक करके पूरे चैप्टर अपने को पढ़ने का।
आज क्योंकि पीरियड खत्म हो गया, लेकिन आगे से आपको जो भी, अभी ये तो मैंने ओवरव्यू दिया, कोई भी चीज जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो उसको पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट, थैंक यू वेरी मच। पवन सर आए, शायद कुछ बोलना चाहते हैं।